तो अपन नीट पीजी पैथोलॉजी का डिवीज़न करने वाले हैं। ये वो नोट्स है जो पैथो माइक्रोपंच में प्रीति मैम ने दिल्ली में करवाए थे। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो इसमें पैथो में अपन जो 3 PDF है अच्छे से ये तीनों देख लेंगे। उसके ऊपर अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा एडेड पॉइंट्स होंगे तो उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं है वैसे तो होंगे, बट बेसिक चीज़ें सारी इसमें ऑलरेडी कवर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल इंजरी 2 तरीके की होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी जो होती है उसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी का, और सेल इंजरी का बात करें तो वो होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया किस वजह से होता है? इस्कीमिया की वजह से होता है मोस्ट कॉमन कॉज उसका। यहाँ पर ये जो फोटो देख रहे हैं अपन, ये है माइलिन फिगर का फोटो, ये वाला। ओके, माइलिन फिगर क्या? ऑनियन पील लाइक अपीयरेंस होता है। ठीक है, इसे कहते हैं माइलिन फिगर्स। इसका कंपोजिशन क्या होता है? लाइपोप्रोटीन जो होता है ना, बेसिक जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, वो जो बेसिक फॉस्फोलिपिड्स हैं ये वो होते हैं सबसे ज़्यादा। तो मेन कंपोजिशन जो माइलिन फिगर्स की होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड्स जो मेम्ब्रेन पे होते हैं, देन कैल्शियम। और ये रिवर्सिबल इंजरी में मिलता है, इरिवर्सिबल में मिलता है। शुरुआत इनकी वो बनने की हो जाती है रिवर्सिबल सेल इंजरी से। ठीक है, बाद में ये बढ़ जाता है इनका नंबर इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जब तक ये पहुँचता है। अब देखो, इरिवर्सिबल सेल इंजरी यहाँ पर क्या है कि मेम्ब्रेन गड़बड़ हो जाती है, प्लस है ना, मेम्ब्रेन गड़बड़ होने के साथ साथ हमें माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज हो जाता है और उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज और जो कैल्सिफिकेशन होता है उसे कहते हैं अमोर्फस फ्लोक्युलेंट डेंसिटीज़, और ये मोस्ट डेंजरस चीज़ है। दूसरा यहाँ पर है ना, कैल्शियम एक्टिवेट हो जाता है, कैल्शियम रिलीज़ होता है अंदर। ठीक है, सेल के अंदर। तो कैल्शियम रिलीज़ होकर क्या करता है, जितने भी एंजाइम्स हैं ना उनको एक्टिवेट कर देता है। जैसे न्यूक्लियस एक्टिवेट करके उसने पिक्नोसिस, कैरियोलिसिस और कैरियोलाइसिस करवा दिया। और 2 मोस्ट डिफाइनिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के हैं, वो है एक तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। सेल मेम्ब्रेन डैमेज और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज को अपन क्या बोलते हैं? अमोर्फस फ्लोक्युलेंट डेंसिटीज। ठीक है, अब नेक्रोसिस अपने पास सबसे पहले जो होता है वो होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। डीजनरेशन ऑफ द प्रोटीन होता है इसके अंदर, सॉलिड ऑर्गन्स में होता है, जैसे कि हार्ट में मोस्ट कॉमन यही होता है, फिर लिवर में, किडनी में। ठीक है, इनमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ये वेज शेप्ड होता है, और यहाँ पर तो नॉर्मल जैसे न्यूक सेल्स है, देखो जैसे यहाँ पर आपको ये नॉर्मल सेल्स मिल रही है, पर इधर देखो यहाँ पर डिपोजिशन मिल रहा है ना आपको। सेल्स तो मिल नहीं रही, डिपोजिशन मिल रहा है आपको। ठीक है, जो डिपोजिशन नहीं है एक्चुअली क्या कोगुलेटेड प्रोटीन्स हैं। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन हो गया सॉलिड ऑर्गन्स में, तो ये कोगुलेटेड प्रोटीन्स हैं। इन्हें गोस्ट सेल्स कहते हैं। टूमस्टोन अपीयरेंस होता है। ठीक है, एक होता है रो ऑफ टूमस्टोन जो तो पेम्फिकस वल्गैरिस में मिलता है। एक जो अपन ने अभी पढ़ा है टूमस्टोन अपीयरेंस, ये अपन को मिल रहा है कोगुलेटेड नेक्रोसिस में। फिर लिक्विफेटेड नेक्रोसिस या कोलिगेटेड नेक्रोसिस जो होता है वो ब्रेन और पेनक्रियास में देखने को मिलता है। टिश्यू आर्किटेक्चर इनमें प्रिजर्व नहीं होता है। ब्रेन में लिक्विड और पस बन जाता है लिक्विफेटेड नेक्रोसिस में। फिर केशियस नेक्रोसिस, ये कोगुलेटिव और लिक्विफेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ज़्यादातर इसमें कोगुलेटिव का पार्ट होता है, इसमें चीज़ी अपीयरेंस मिलती है। ये टीबी और हिस्टोप्लाज्मा फंगल वाले में मिलता है। हाई लिपिड कंटेंट होता है इसके अंदर सेल वॉल के अंदर ना। फिर फैट नेक्रोसिस जो पेनक्रियास में जो मिलता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में, वो फैट नेक्रोसिस होता है ड्यू टू लाइपेज एक्टिविटी। फैट ब्रेकडाउन होगा, हो गया फैटी एसिड बन जाता है, और फैटी एसिड कैल्शियम के साथ में कंबाइन होकर है ना वाइट येलो प्लैक्स बना लेता है। ठीक है, चौकी वाइट येलो प्लैक्स बना लेता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस जो होता है ना उसमें पेनक्रियास के अराउंड तो ये फैट नेक्रोसिस होता है, पेनक्रियास के अंदर उसके अंदर लिक्विफेटिव नेक्रोसिस होता है। ओके, क्योंकि लिक्विफेटिव नेक्रोसिस तो ब्रेन में मिल रहा है और एक पेनक्रियास में मिल रहा है। फिर आता है फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस जिसमें पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा हो गया, एसएलई हो गया, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गया, और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गया। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस में आ जाती हैं। फिर ज़ैंकस डीजनरेशन की बात करें तो ज़ैंकस डीजनरेशन का टाइप क्या है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। डिजीज़ जो कॉज करता है वो सैल्मोनेला टाइफी। ज़ैंकस डीजनरेशन पहले तो सैल्मोनेला टाइफी वाली डिजीज़ में मिलता है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है।
और होता कहाँ पर है ये, स्केलेटल मसल में नेक्रोसिस होता है ना, तो ये वहाँ होता है मेनली रेक्टस एब्डोमिनस मसल और डायफ्रामेटिक मसल। तो मैं कहूँ साल्मोनेला टाइफी डिजीज़ में, ठीक है, स्केलेटल मसल में नेक्रोसिस हो रहा है, और वो स्पेशली कौन कौन से स्केलेटल मसल में नेक्रोसिस हो रहा है, रेक्टस एब्डोमिनस में मिल रहा है और डायफ्रामेटिक मसल में मिल रहा है। तो ये नेक्रोसिस कौन सा हो रहा है, पहले चीज़ से बताओ मेरे को, ये जो नेक्रोसिस है ये हो रहा है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, और इसको बोलेंगे क्या अपन, इसको बोलेंगे अपन ज़ेंकर्स डीजनरेशन। ओके, फिर नेक्स्ट देखो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या सीन होता है कि कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ होता है ना, उसे कहते हैं अपन एपोप्टोसिस। कैस्पेस की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टीन रेजिड्यू क्लीव्स आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज, ठीक है, सिस्टीन रेजिड्यूज क्लीव्स आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज, ये एंजाइम है कैस्पेस। यहाँ पर प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स की बात करें तो प्रो एपोप्टोटिक में अपना P53 है, और बैक्स है, बैक है, BCL है, XS, ओके, बाकी BCL, XL, MCL1 और BCL2 जितने भी L वाले हैं ना वो एंटी एपोप्टोटिक है, उसके अलावा जितने हैं सब प्रो एपोप्टोटिक है। बस प्रो एपोप्टोटिक में एक BCL एक्स्ट्रा स्मॉल XS आ गया, ठीक है। फिर फिजियोलॉजिकली एपोप्टोसिस कहाँ होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में, ऑर्गेनोजेनेसिस में होता है, और अगर इसमें डिफेक्ट होता है तो सिंडेक्टाइली हो जाता है, फिंगर्स जुड़ी रहती है दूसरे से। एक होता है पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस मिलता है शिवेट या कॉलेड बॉडीज़ होती हैं जो लाइकन पेनस में बनती है, काउंसलमेंट बॉडीज़ होती है जो हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन में बनती है। फिर एपोप्टोसिस का इनिशिएशन में एक्सटेंसिव पाथवे होता है जिसमें 8 और 10th कैस्पेस की ज़रूरत होती है, इंट्रेंसिक में 9th कैस्पेस की ज़रूरत होती है। एपोप्टोसिस एग्जीक्यूशन में कैस्पेस 3, 6, 7 होता है जिसमें 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपोप्टोसिस का मार्कर, एपोप्टोसिस का मार्कर क्या है, एनेक्सिन 5, ओके, और एपोप्टोसिस का मॉलिक्यूलर मार्कर है CD95 या फास्ट लाइगेंड जो होता है ना वो। तो एपोप्टोसिस का मार्कर अगर पूछा अपने से मेन तो वो है एनेक्सिन 5, और इसका मॉलिक्यूलर मार्कर अगर अपने से पूछ रहा है तो वो होता है CD95 या फास्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस का फोटो है, ये नॉर्मल सेल का DNA अगर स्टेप लेटर पैटर्न मिल रहा है तो एपोप्टोसिस में होता है वो मोर कॉमनली देन नेक्रोसिस, और स्मीयरिंग पैटर्न जो होता है वो नेक्रोसिस में होता है मोर कॉमनली देन एपोप्टोसिस। अब बात करते हैं अपन नेक्रोप्टोसिस की, ठीक है। नेक्रोप्टोसिस जो है वो है कैस्पेस इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ये फिजियोलॉजिकली ग्रोथ प्लेट में मिलता है और पैथोलॉजिकली स्टेटो हेपेटाइटिस और पैंक्रेटाइटिस में मिलता है। यहाँ पर कैस्पेस नहीं काम में आता है, यहाँ पर आता है प्रो कैस्पेस 8 काम में, है ना। और वो रिप के 1 और रिप के 3 के साथ जुड़ के, ठीक है, MLK फॉस्फोरिलेशन कराएगा और डेथ कराता है, ठीक है। तो ये इसमें इतना ही है। तो उसके बाद अपन बात करते हैं पायरोप्टोसिस, जिसमें फीवर के साथ सेल डेथ हो रही है बैक्टीरिया की वजह से, जैसे साल्मोनेला शिगेल्ला का इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से ना, नॉड रिसेप्टर के साथ बैक्टीरिया जुड़ता है और कैस्पेस को एक्टिवेट कर देता है। कैस्पेस कौन कौन सा एक्टिवेट हो रहा है इसमें, 1, 4, 5 एंड 11। जो 1 है यहाँ पर वो फीवर कराता है ताकि बैक्टीरिया जल के मर जाए, ऐसे मान लो। सेलुलर एडेप्टेशन, सेलुलर एडेप्टेशन में सबसे पहली चीज़ है अपने पास हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज इन दी सेल साइज। सेल साइज का बढ़ने को अपन हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो कौन सा होता है सेल साइज बढ़ने में, ये होता है MEF2, NF8T और गाटा, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, MEF2, NF8T और गाटा 4, ठीक है। M, N और G ये हो गया, ठीक है, M, N और G। इसको सिंगल में कर देता हूँ। MF2, NF8T, गाटा 4, ये जो है ना ये हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है, इंक्रीज इन द सेल साइज। एग्जांपल क्या है इसमें, स्केलेटन मसल जो है,
ठीक है। उसमें हाइपरट्रॉफी होती है, स्मूथ मसल में भी देखने को मिल जाती है कभी कभी, और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी जैसे। ओके, फिर हाइपरप्लेजिया में सेल का साइज बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ता है माइटोसिस से। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो होता है ना, वो टाइप 1 एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। टाइप 1 एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करता है की वजह से होता है, सॉरी। और टाइप 2 एंडोमेट्रियल कैंसर जो एंडोमेट्रियल एट्रोफी की वजह से होता है। दूसरा हाइपरप्लेजिया में अपने पास प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है जो DST की वजह से होता है ना, ये हो गया। और एट्रोफी जो होती है इसमें साइज़ और नंबर डिक्रीज हो जाता है। डिस्यूज एट्रोफी जो होती है जैसे मसल यूज़ नहीं आ रही, मसल का साइज़ कम हो जाता है। एंडोमेट्रियल एट्रोफी होती है ड्यू टू ईस्ट्रोजन के कम होने की वजह से। एट्रोफी में क्या है कि भाई डिक्रीज इन द साइज एंड नंबर यूबिक्यूटिन प्रोटीसोम पाथवे के थ्रू एट्रोफी वाला पाथ ही वर्क करता है, यूबिक्यूटिन प्रोटीसोम पाथवे के थ्रू ये वर्क करता है। फिर मेटाप्लेजिया में क्या है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल हो जाती है कि भाई जैसे स्क्वेमस हो गया मेटाप्लेजिया, अपन अभी देखते हैं। देखो जैसे ये हमेशा रिवर्सिबल होता है पहली चीज़। और जैसे स्मोकर्स में जो सिलेटेड एपिथेलियम होती है लंग्स की, वो कन्वर्ट हो जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम में। या तो है ना भाई गंदे इन्वायरमेंट में रह रहे डेली जैसे में, या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, या विटामिन ए का इशू है उनमें इंटेक में। और स्क्वेमस एपिथेलियम जो इसोफेगस की है वो बार बार एसिड इंजेक्शन के एसिड आ रहा है, ठीक है, GERD में, तो उस वजह से वो कॉलमनर इंटेस्टाइनल कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रही है, जिसे अपन बैरेट्स इसोफेगस कहते हैं, या इंटेस्टाइनल कॉलमनर मेटाप्लेजिया, ग्लैंडुलर मेटाप्लेजिया कहेंगे। यहाँ पे गॉबलेट सेल्स मिलती हैं, एसिड और म्यूसिन एल्शियन ब्लू पॉजिटिव होता है। फिर आता है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, इसमें जो मसल है वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो ग्रेविड यूट्रस है उसमें हाइपरट्रोफी मोर कॉमन होती है, और जो ब्रेस्ट है प्रेगनेंसी और ये अपने प्यूबर्टी के टाइम में उधर हाइपरप्लेजिया मोर कॉमन होता है। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, अब ये पिगमेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं। ये पिगमेंट्स सेल में एक्यूमुलेट होकर कैसे कैसे करते हैं और अपन कौन कौन सी स्टेज इनको देख सकते हैं। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में सबसे पहले आता है मेलेनिन जो है, ठीक है, ये ब्लैक पिगमेंट वाला होता है। तो ब्रेन में एक तो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ठीक है, और अगर उसमें ये कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या डिजीज़ होती है, पार्किंसन डिजीज़ होती है ना। और जो मेलेनिन का स्टेन है, ठीक है, तो मेलेनिन मीन्स काला, और काला होने को क्या बोलते हैं, टैनिंग बोलते हैं ना। तो मेसोन फोंटाना टैन, और शिमोरल उसके बाद नेक्स्ट है शिमोरल स्टेन। तो इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं अपन, शिमोरल मोल जो है वो काला होता है, तो शिमोरल स्टेन भी काला यानी मेलेनिन के लिए हो गया। फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर जो IHC है वो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। HMB45 है, मेलान A है, ठीक है, और एंजाइम डोपा ऑक्सीडेज है इसमें मेलेनिन में। ओके, तो मेलेनिन, मेसन फोंटाना, शिमोरल स्टेन, HMB45 इसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर है, और मिलान A है, एंजाइम हो गया डोपा ऑक्सीडेज। फिर आता है लाइपोफ्यूचिन जो वियर एंड टीयर पिगमेंट है, सेनल एट्रोफी में देखने को मिलता है। फिर रेडिकल इंजरी की केसेस में देखने को मिलता है। ये मोस्टली आपको ओल्ड पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। जैसे ये देखो, ये जो यहाँ पर ऑरेंज कलर का जो देखने को मिल रहा है ना, यही होता है लाइपोफ्यूचिन। बहुत बार आ चुका है PYQ, बहुत मस्त वाला है ना। लोकेशन ऐसी पेरीन्यूक्लियर लोकेशन होती है। स्टेन देखो, लाइपोफ्यूचिन, लाइपो मीन्स लिपिड, तो ऑयल रेड और लिपिड का हो गया, फ्यूचिन यानी जो फ्यूचिन को के लिए अपन फास्ट स्टेन कर सकते हैं, ZN पॉजिटिव वाला। फिर आता है हीमोसिड्रिन, आयरन के लिए पल्स पर्शियन ब्लू स्टेन यूज़ करते हैं। जैसे कोई हीमरेज हुआ या आयरन ओवरलोड हुआ। आयरन ओवरलोड कौन सी कंडीशन में होता है, हीमोक्रोमेटोसिस में होता है। हीमोक्रोमेटोसिस में डिफेक्ट क्या है, HFE का डिफेक्ट है क्रोमोसोम 6 पर। और इसमें क्या, आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है और बॉडी में जमा होने लग जाता है, डिफरेंट जगह पर हो जाके, है ना, इकट्ठा एक्यूमुलेशन होने लग जाता है उसका। तो इस वजह से ब्रोन्स, डायबिटीज़, मेलाइटिस भी हो जाती है, और स्किन, पेनक्रियास, लीवर वगैरह में जमा हो जाता है, तो वहाँ पे डिफेक्ट्स हो जाते हैं। फिर कॉपर है, कॉपर डिफेक्ट में क्या, किस वजह से कॉपर एसोसिएटेड जो डिफेक्ट है वो है ATP7B जीन का डिफेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन को विल्सन्स डिजीज़। इसमें कॉपर बॉडी में ना मेटाबॉलिज्म में इशू होता है, तो वो, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है, बॉडी में ऐसी मात्रा बढ़ जाती है और वो इधर उधर जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे आई में काइलोफेशियल रिंग, ब्रेन में जमा हो जाता है वो, ठीक है, ब्रेन में जितना आई थिंक ग्लूटामिन और कोडेट वाले पार्ट में जमा होता था, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके स्टेन है उसमें अपन को ध्यान रखना है RRR, ठीक है, कॉपर, R फॉर कॉपर, उसके लिए स्टेन है रोडानीन और रूबेनिक एसिड, रोडानीन रूबेनिक एसिड। और जो रोडामीन है ना वो M से याद रखना, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए।
अब नेक्स्ट ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन का जो स्टेन है वो पास पॉजिटिव पिंक कलर का डायस्टेट सेंसिटिव स्टेन होता है ग्लाइकोजन का। फैट जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है, फैट यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है वो लीवर है, फैटी लीवर होता है। गॉल ब्लैडर में अगर फैट जमा हो रहा है तो उसे स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर कहते हैं या कोलेस्ट्रोसिस ऑफ द गॉल ब्लैडर कहते हैं। लिपिड हार्ट में जब जमा होता है तो उसे टैबिकैट या टाइगर अपीयरेंस कहता है, क्योंकि वो इस तरीके का लुक देता है ना। जो लिपिड या फैट एक ही बात है ना, तो लिपिड फैट के लिए जो स्टेन थी वो कौन सी थी, ऑयल रेड ओ और सूडान ब्लैक बी और सूडान 4 ऑरेंज कलर की स्टेन है, ठीक है। गाली। अब कैल्शियम में अपन को एक ध्यान रखना है, एक तो कैल्शियम की स्टेन है एल्जरीन रेड एस, एल्जरीन ज़रा सा कैल्शियम नहीं, माइन्यूट अमाउंट ऑफ द कैल्शियम को भी डिटेक्ट करना है तो एल्जरीन रेड एस चाहिए आपको। और फिर वॉन कोसा, ठीक है, कैसे कैल्शियम कैसे कोसा, तो वॉन कोसा काले कलर की स्टेन होती है और एक वो चीज़ होती है। और कैल्शियम फर्स्ट साइट ऑफ कैल्शियम डिपोजिशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और जो किडनी में है फर्स्ट साइट, ठीक है, वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैल्सिफिकेशन दो तरीके का होता है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक तो डेड डीजनरेटिव टिश्यू में होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में सीरम कैल्शियम तो नॉर्मल होता है, पर मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में वो हर जगह होता है, मोस्टली लंग्स में होता है, पर यहाँ पर मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में सीरम कैल्शियम हाई होता है। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है सामोआ बॉडीज, और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में, ठीक है, जैसे जमा होता है। फिर एक सार्कोइडोसिस की बात करें तो सार्कोइडोसिस में एज लेवल इंक्रीज होता है, CD4 CD8 काउंट का रेशो बड़ा होता है और कैल्शियम बड़ा हुआ होता है इसमें। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में सामा बॉडीज है, सामा बॉडीज में किस में देखने को मिली सामा बॉडीज, पेपिलरी कार्सिनोमा, प्रोलेक्टिनोमा, सोमेटोस्टेटिनोमा, सीरस ओवेरियन ट्यूमर, मेनिंजियोमा, मेसोथीलियोमा। ये ओनियन पील वाला जो होता है वो सामा बॉडीज होती है। कहाँ मिल रहा है, PSA में मिल रहा है, पेपिलरी कार्सिनोमा, प्रोलेक्टिनोमा। फिर सीरस ओवेरियन ट्यूमर या सीरस स्टेटिनोमा जो ट्यूमर होता है ना वो, इसमें CA 125 पॉजिटिव होता है, सीरस ओवरी वाला है ना, उसमें CA 125 पॉजिटिव होता है। और फिर मेनिंजियोमा मेसोथीलियोमा है, और मेसोथीलियोमा एस्बेस्टोस वाला स्पेसिफिक है, और सोमेटोस्टेटिनोमा हो गया। अब देखो ऑटोफेजी में जो मेन इसका मार्कर है वो है लाइट चेन काइनेस 3 LC3, और जो जीन है वो ATG1 जीन है। ऑटोफेजी मीन सेल्फ ईटिंग। इन मास्टर जी को 2016 में इस चीज़ को लेकर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ATG5 म्यूटेशन जो है वो इंक्रीज़ करता है TB के इन्फेक्शन को, रिस्क को, है ना। और दिस इज ऑल्सो सीन इन मालन्यूट्रिशन केसेस में, और एल्जाइमर पार्किंसन डिजीज़ में भी ऑटोफेजी देखने को मिलती है। ATG5 तो TB का रिस्क बढ़ा रहा है, ATG1 नॉर्मल है, मार्कर है LC3। टाइप ऑफ द ऑटोफेजी की बात करें तो एक होता है मैक्रो ऑटोफेजी। मैक्रो ऑटोफेजी में क्या है कि जो लाइसोसोम है, ठीक है, वो ऑटोफेगोसोम बना और खा गया पूरा। माइक्रो ऑटोफेजी में क्या है, एक एक ऑर्गेनल करके खा रहा है। चैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेजी में क्या है कि जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है ना, उनको रिमूव करा जा रहा है लाइसोसोम में भेज के, और एनर्जी निकाली जा रही है LAMP2A, ठीक है, उसके थ्रू जो बीच में इसमें आता है, क्या बोलेंगे, मीडिएटर, है ना। फिर माइटोफेजी क्या है, टाइप ऑफ मैक्रोफेज है, ठीक है, सॉरी माइटोफेज में माइटोकॉन्ड्रिया को खाता है डायरेक्टली, है ना। फिर देखें सेलुलर एजिंग क्यों होती है, एजिंग होती है फ्री रेडिकल इंजरी की वजह से। और दूसरा कॉज है उसका टीलोमरेज का शॉर्टनिंग, क्योंकि टीलोमरेज एंजाइम धीरे धीरे एज के साथ कम हो जाता है तो टीलोमरेज शॉर्टन होने लग जाता है। अब इसमें हेफलिक लिमिट जो होती है किसी सेल के डिवाइड करने की, वो होती है 60 to 70 टाइम्स। और अगर आप हाउ टू प्रोलॉन्ग लाइफ स्पैन, भाई रेड वाइन पियो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम खाओ, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन रखो, प्रीमेच्योर एजिंग, ठीक है, इतना ही है ना। फिर इसमें अपन दूसरा सर्चुएंस बढ़ाओ डाइट में, सर्चुइन 1 to 7 होता है। हिस्टोन डी एसिटाइलेज जो होता है ना वो सर्चुएंस होता है, 1 to 7 जीन होती है, सर्ट 1 to 7 जीन होती है सर्चुएंस की। सर्चुएंस जो है वो एंटी एजिंग है। इनके बेनिफिट्स क्या है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी काम में आते हैं, और एक इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, यानी ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और एंटी एजिंग होते हैं सर्चुएंस। ये कुछ है ना, एक डाइट होती है स्पेसिफिक, उनमें ज़्यादा होते हैं ना। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है अपने तो इसलिए लिखा हुआ नहीं, पर अपन चेक कर लेना अगर चाहो तो।
प्रीमेच्योर एजिंग को प्रोजेरिया बोलते हैं, उसे कहते हैं वर्नर सिंड्रोम। एडल्ट ऑनसेट होता है, डीएनए हेलिकेज डिफेक्ट होता है, वर्मर सिंड्रोम जो मैन 1 सिंड्रोम होता है। फिर हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम चाइल्डहुड ऑनसेट जो होता है, इसमें LMNA जीन डिफेक्ट होता है, लेमिनिन जीन डिफेक्ट होता है। फ्री रेडिकल इंजरी ऑल्सो नोन एज रेडियोसिन स्पीशीज, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है ना वो सेल के अंदर आके सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सुपर ऑक्साइड को सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फिर ये हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो जाता है फेरस रिएक्शन के थ्रू, फेंटन रिएक्शन के थ्रू ना। तो ये फेरस कन्वर्ट हो रहा है फेरिक में, ये होती है फेंटन रिएक्शन। अब प्रोटेक्टिव एंजाइम कौन कौन से हैं, ठीक है। ये फ्री रेडिकल इंजरी के लिए अपने पास एक तो है विटामिन A, C और E, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, कैटलेस हो गया, ब्रेक डाउन करता है जो H2O2 का। फिर ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, और GPX है जो ब्रेक डाउन करता है H2O2 का और OH का। GPX क्या होता है, ये ग्लाइको होता है ग्लूकोपरोक्सीडेज, ठीक है, यही नाम था इसका, ऐसा कुछ ना। और जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है उसका जीन है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 जीन, इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है। जो स्टीफन हॉकिंग्स को डिजीज़ थी ना, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ एक साथ, तो ये वो होती है। यहाँ पे बुनिया बॉडीज़ देखने को मिलती है। एक नया अपडेट है, फेरोप्टोसिस क्या होता है। देखो फेरोप्टोसिस क्या है, आयरन इंड्यूस सेल डेथ, कि भाई आयरन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, उस वजह से सेल डेथ हो गई है ना। नेक्रोसिस का टाइप है ये, इसे मास्टर रेगुलेटर कौन है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज 4। तो ये GPX जो है ना ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज है यहाँ पर ना, तो ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज 4 का डिफेक्ट होता है फेरोप्टोसिस में। और डिफेक्ट नहीं सॉरी, मास्टर रेगुलेटर कौन है आयरन वगैरह वाले इश्यूज़ को, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज 4। तो इसमें ही कुछ ना कुछ फेरबदल होता है जिसमें से फेरोप्टोसिस हो रहा है। अब देखते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन देखो वेस्कुलर इवेंट इन्फ्लामेशन, सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है तो पहले तो वैसे कंस्ट्रिक्शन होगा, फिर वैसे डायलेशन होगा हिस्टामिन सेरोटोनिन की वजह से, फिर वैसे परमिडिटी बढ़ जाती है जो कि हॉलमार्क फीचर है एक्यूट इन्फ्लामेशन का, और फिर स्टेसिस होगा, RBCs वगैरह कंसनट्रेटेड होगी आगे जमा होती है। तो मीडिएटर इधर क्या है, वैसे डायलेशन का हिस्टामिन सेरोटोनिन है, टाइमिंग है इमीडिएट रेस्पॉन्स, इमीडिएट ट्रांजिट रेस्पॉन्स है। फिर सेल्यूलर इवेंट ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन, देखो सेल्यूलर इवेंट्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन, यहाँ पर एमरेट कॉप इसकी ट्रिक है। सबसे पहले मार्जिनेशन होता है, वैसे डायलेशन होगा तो मार्जिन में आने लग जाएगी चीज़ें, फिर वहाँ पर रोलिंग होगी, रोलिंग होती है सेलेक्टिन्स के थ्रू, E सेलेक्टिन, P सेलेक्टिन, L सेलेक्टिन। E हो गया एंडोथेलियल सेल के लिए, P प्लेटलेट एंडोसाइट एंडोथेलियल सेल्स के लिए, फिर L हो गया ल्यूकोसाइट्स के लिए। फिर यहाँ पे ये ठीक है सेलेक्टिन हो गया ना, CD62। फिर आती है बात मार्जिनेशन, रोलिंग हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया जो रोलिंग होती है, सेलाई लुइस एक्स जो तो सेल पर होता है, यहाँ पर ग्लूकागन होता है जो ब्लड वेसल की वॉल पर होता है, एंडोथेलियल सेल पर होता है। एडिशन होता है बाय बीटा 1 बीटा 2 इंटीग्रिन, तो सेलेक्टिन तो रोलिंग में मदद करते हैं, CD62 पूरा ही कर लेते हैं इसमें हाईलाइट। सेलेक्टिन CD62 रोलिंग में मदद करता है, ग्लाइकन जो है वो एंडोथेलियल सेल पर होता है, वो इसमें रोलिंग में मदद करते हैं। बीटा 1 बीटा 2 इंटीग्रिन जो है ना वो एडिशन में मदद करते हैं, ये VCAM और ICAM प्रोटीन होते हैं इसमें एंडोथेलियल सेल पर। फिर डायप्रेसिस होगा, वो बाहर निकलेगा, बाहर कैसे निकलता है, वो मैट्रिक्स प्रोटीनेज एंजाइम होता है, उसको थ्रू डीजनरेट करके बाहर निकलेगा बाय PKM1 एंड CD31, ये आगे होती है चीज़। फिर कीमोटैक्सी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है WBC का बैक्टीरिया की तरफ, और इसमें एक तो ऑप्सोनिन होता है, नहीं पहले तो देखो कीमोटैक्सिस कैसे होता है। एक्सोजीनस कीमोटैक्सिन के लिए तो वो है ट्रिगर है बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स पर, अंदर से होता है LTB4, इंटरल्यूकिन 8 और C5a जो अट्रैक्ट करता है WBC को जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है उस जगह पे आने के लिए, ठीक है। तो LIC, LTB4, इंटरल्यूकिन 8 और C5a। ऑप्सोनाइजेशन इज द कोटिंग ऑफ द बैक्टीरिया, बेस्ट ऑप्सोनिन है IgG, ठीक है। और फिर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑप्सोनिन है 3B, C3b, ठीक है। बेस्ट ऑप्सोनिन है IgG, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑप्सोनिन है C3b। फैगोसाइटोसिस और किलिंग की बात करें, इट इज ड्यू टू द एंजाइम NADP ऑक्सीडेज जो फॉक्स जीन डिफेक्ट है। देखो एम्पेरोपोलिसिस क्या है, एम्पेरोपोलिसिस इज नॉट ए किलिंग, इट्स जस्ट सेल विद इन द सेल। तो ये कहाँ देखने को मिलती है, MARC में मिलती है। M हो गया माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोप्रोलिफरेटिव
MPN हो गया, माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूक्लिया ऐसा कुछ था इसका, ठीक है। माइलोडिस्प्लासिया सिंड्रोम MDS तो हो गया। फिर A से है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया, और R से है रोजाई डॉल्फिन डिजीज़, और C से CLL। माइलोडिस्प्लासिया सिंड्रोम, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, रोजाई डॉल्फिन डिजीज़ और CLL, ये 4 चीज़ें जो होती है ये एम्पेरोपोलिसिस में आती है। फिर न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स, ये अमाइनो एसिड होता है, इसमें आर्जिनिन सेप्सिस में देखने को मिलता है, ये बेनिफिशियल सुसाइड होती है और ये साइड इफ़ेक्ट है इसका, ये SLE इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, सीन इन सेप्सिस, अमाइनो एसिड आर्जिनिन हो गया, ऑल्सो नॉन एज बेनिफिशियल सुसाइड एंड साइड इफ़ेक्ट है SLE। बात करें ल्यूकोसाइड एडिशन डिफेक्ट की, ये 2 टाइप के हुए। तो टाइप 1 में तो क्या है, दोनों में ही तो रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, पर टाइप 1 में, ठीक है, टाइप 1 ऐसे बनाते हैं 1, तो टाइप 1 में इंटीग्रिन का डिफेक्ट है, बीटा 2 का डिफेक्ट है, CD11 CD18, डिलेड अम्बिलिकल कॉर्ड शेडिंग होती है इसके अंदर। ल्यूकोसाइड एडिशन डिफेक्ट टाइप 2 जो है, टाइप 2 में सिलाई लुइस एक्स का डिफेक्ट, देखो 2 ऐसे बनाते हैं अपन, ठीक है, तो S जैसा बनता है, ठीक है। तो टाइप 2 में सिलाई लुइस एक्स का डिफेक्ट है, यहाँ तो ये दिक्कत होती है, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप मिलता है उस बंदे में, ठीक है। फिर ब्रूटन्स हाइपो गामा ग्लोबिनेमिया, मोस्ट कॉमन बॉयज़ में होता है, B सेल डिफेक्ट होता है, BTK जीन डिफेक्ट होता है, इसमें IgG डिक्रीज हो जाता है, तो ऑप्सोनाइजेशन डिफेक्टिव हो जाता है। चैडेक हिगाशी सिंड्रोम, ठीक है, CNS एबनॉर्मलिटी होती है, हीमरेज होता है, इसमें डिक्रीज इम्यूनिटी होती है, एल्बिनिज्म होता है, और कैसे कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर लिस्ट जीन डिफेक्ट होता है, लाइसोसोमल डिफेक्ट होता है। फिर क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़, इसमें NADP ऑक्सीडेज में डिफेक्ट होता है। अब यहाँ पर है ना फॉक्स जीन में डिफेक्ट है, अगर एक तो GP91 होता है जो XLR होते हैं, यानी कि क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ XLR भी हो सकती है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है, ठीक है। अगर GP91 डिफेक्ट है तब तो XLR होगा, पर अगर GP46-47 डिफेक्ट है ना, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। फिर कैटलेस पॉजिटिव इन्फेक्शन, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़, कैटलेस पॉजिटिव इन्फेक्शन, इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, एक तो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट इसका, और डायग्नोस्टिक टेस्ट, दोनों याद होने चाहिए। तो नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट जो है NBT, वो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ का। और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है DHR डाईहाइड्रोरोडामिन, DHR इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट। D से डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, D से DHR हो गया डाईहाइड्रोरोडामिन टेस्ट, और स्क्रीनिंग टेस्ट है नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट, ठीक है। अब देखो मीडिएटर्स, हिस्टामिन का रिचेस्ट सोर्स है मास्ट सेल, स्पेशल स्टेन है उसका टोलिडिन ब्लू, ठीक है। और मास्ट सेल के अलावा बेसोफिल से भी हिस्टामिन आ जाता है, पर रिचेस्ट सोर्स हिस्टामिन का है मास्ट सेल, टोलिडिन ब्लू डाई हो गई। सेरोटोनिन का रिचेस्ट होता है एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स, देन प्लेटलेट। फिर लाइसोसोमल एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम भाई ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो गए। प्राइमरी में एजिडोफिलिक वाला है, सेकेंडरी जो है वो सेकेंडरी ग्रैन्यूल बोलेंगे, टर्शियरी को C पार्टिकल बोलेंगे। तो जो प्राइमरी वाला है उसमें ABCDE हो गया। प्राइमरी एजिडोफिलिक ग्रैन्यूल में एसिड हाइड्रोलेज, बैक्टीरिया किलर माइलोपेरोक्सीडेज, कैथेप्सिन, डिफेंसिन, इलास्टेज। प्राइमरी वाले में एसिड हाइड्रोलेज, बैक्टीरिया किलर माइलोपेरोक्सीडेज, कैथेप्सिन, डिफेंसिन, इलास्टेज। सेकेंडरी वाले में एस से सेकेंडरी, एस से स्पेसिफिक कोलेजनेज, लैक्टोफेरिन हो गया। टर्शियरी वाले में C पार्टिकल है, जेलेटिनेज, ठीक है। कीमोकाइंस में जो C16 वाला है ये अट्रैक्शन के लिए होता है। फिर CX3 है, CX3 जो है फ्रैक्टेलिन के लिए होता है। CXC है जो वो होता है इंटरल्यूकिन 8 के लिए, जो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है। CC जो है इसमें ईओटैक्सिन होता है यूजोनोफिल को अट्रैक्ट करने के लिए, रेंटेंस होता है T सेल को अट्रैक्ट करने के लिए, MCP होता है मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर जब जो सिंगल C है वो लिम्फोसाइट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ना। इंटरफेरॉन अल्फा बीटा गामा, अल्फा जो है ल्यूकोसाइट्स सोर्स है उसका, वो वायरल इन्फेक्शन में काम में आता है, एंटीवायरल है। जो बीटा है वो फाइब्रोसिस करता है, फाइब्रोब्लास्ट सोर्स है उसका, और वो ब्रेन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ट्रीटमेंट में काम में आता है। गामा जो है वो T हेल्पर 1 सेल्स से आता है, T हेल्पर 1 सेल जो है वो CD8 है ना। और ये क्रॉनिक ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन करता है, मतलब है ना। इंटरल्यूकिन 1/6 TNF अल्फा फीवर करता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है 4 और 6, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है इंटरल्यूकिन 10, रेगुलेटिंग
एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन जो होता है वो है इंटरल्यूकिन 6। जो रेगुलेटिंग एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन है वो है इंटरल्यूकिन 6। फिर पॉजिटिव APR और नेगेटिव APR। पॉजिटिव APR ध्यान रख लो आप, तो बस पॉजिटिव APR में क्या होता है, पॉजिटिव नहीं सॉरी नेगेटिव APR ध्यान रख लो। इसमें T से ट्रांसफेरिन, ट्रांसकोटिन, ट्रांसटायरेटिन और एक एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये जो है ये नेगेटिव APR में आते हैं 10। ट्रांसफेरिन, ट्रांसकोटिन, ट्रांसटायरेटिन और एल्ब्यूमिन नेगेटिव APR में आते हैं। फिर यूजनोफिल एक्टिवेशन के लिए इंटरल्यूकिन 5 है, टी सेल रेगुलेशन के लिए इंटरल्यूकिन 7 है अपने पास। TNF अल्फा, TNF अल्फा मीन्स नो एपेटाइट। TNF अल्फा गैस्ट्रिक डिजीज़ होती है, मेलिटस डिजीज़, उसमें रेज्ड होता है। और ये बीटा जो होता है वो तो फाइब्रोसिस करता है, और TNF अल्फा जो है वो मेलिटस डिजीज़ में रेज्ड होता है ना। ओके, अब बात करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है उसमें सबसे पहले मैं बात करते हैं मैक्रोफेज, क्योंकि बाद मैक्रोफेज आती है ना, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मैक्रोफेज की बात करें, मैक्रोफेज में, मैक्रोफेज अगर ब्रेन में है तो उसे माइक्रोग्लिया सेल बोलेंगे, लंग्स में है तो एल्वियोलर डस्ट सेल्स बोलेंगे, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट, साइनोवर में साइनोसाइट्स, किडनी में मेसेंजर सेल, लीवर में कूपर सेल, स्प्लीन में लिटोरल सेल, प्लेसेंटा में हॉपर सेल जहाँ पे जीका वायरस आके ना अपने इन्फेक्शन वो करता है, एस्टेब्लिश करता है। एंड ग्रैनुलोमा जो है, ठीक है, वहाँ पर देखो साथ इधर लिम्फोसाइटिक कॉलर है, स्लीपर मैक्रोफेजिस सेल्स हो गई, मॉडिफाइड मैक्रोफेजिस जो स्लीपर न्यूक्लियाई वाले होते हैं उसको, ठीक है, ये हो गई। टीबी में जो ग्रैनुलोमा होता है ना वो कैसेटिंग होता है, सार्कोइडोसिस में नॉन कैसेटिंग होता है। जाइंट सेल फ्यूज़ होकर मैक्रोफेजिस बना लेती है, जाइंट सेल फ्यूजन हो जाता है मतलब मैक्रोफेजिस फ्यूज़ हो जाती है। इसमें लिम्फोसाइटिक कॉलर बताई दिया। नेकेड ग्रैनुलोमा होता है सार्कोइडोसिस में मिलता है नेकेड ग्रैनुलोमा। हम देखो ये हॉर्स शू शेप जो है वो तो लैंगेन जाइंट सेल वाला है, हॉर्स शू शेप जो है वो लैंगेन जाइंट सेल वाला है। उसके बाद ये रीथ लाइक जो है, रीथ लाइक होता है टूटन जाइंट सेल ग्रैनुलोमा, ये ज़ैंथोमा लिपिड वाला होता है, ये फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा हो गया ना। फिर ये वार्थिन फिंकेंटली मीजल्स वाला हो गया, नीचे ये स्टेलेट ग्रैनुलोमा कैटस्टेल डिजीज़ वाला हो गया। फिर यहाँ पर पिंक है तो ये रीड स्टनबर्ग हो गया, ये हो गया सीएमवी वाला इंक्लूजन एंड इंट्रा न्यूक्लियर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, मीजल्स और सीएमवी में होता है, ठीक है, मीजल्स और सीएमवी में होता है। और यहाँ पर ये डर ग्रैनुलोमा हो गया, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपुलम सेल्विया मलेरिया में मिलता है। और क्यू फीवर, ठीक है, डोनर ग्रैनुलोमा क्यू फीवर एलोफ्लोनोल वाला हो गया। वुंड हीलिंग की बात करें तो इस वुंड हीलिंग डे 0 पर सबसे पहले ब्लड क्लॉट बनेगा, डे 1 पे ब्लड क्लॉट के साथ न्यूट्रोफिल आएंगे, डे 2 पे ब्लड क्लॉट के साथ न्यूट्रोफिल आएगा, एक टाइनी थिन एपिथेलियल लेयर बन जाती है। अब डे 3 पे मैक्रोफेज आएंगे, अब ग्रेनुलेशन होगा, कोलेजन बनना शुरू होता है। और डे 5 पे मैक्सिमम ग्रेनुलेशन होता है, और डे 21 पे यानी 3 वीक पे मैक्सिमम कोलेजन होता है। फैक्टर्स जो वुंड हीलिंग में चाहिए होते हैं, विटामिन सी, जिंक है। वुंड हीलिंग डिलेड होती है, डेट में देयर इज इन्फेक्शन, 100% वुंड स्ट्रेंथ कभी भी नहीं आती। टाइप 3 कोलेजन पहले आता है, देन टाइप 1 आता है, और उनका रेशियो जो होता है टाइप 1 टाइप 4 का होता है 4:1 इन दी एंड। हॉलमार्क फीचर, हॉलमार्क ऑफ द रिपेयर इज ग्रेनुलेशन टिश्यू, हॉलमार्क ऑफ द रिपेयर। ये देखो अब जैसे यहाँ पर ये प्राउड फ्लैश बोलते हैं इसको, जो बिल्कुल ऐसा लाल लाल है ना, लाल चट, इसको है ना कभी भी हाइपरट्रोफी स्कार मत समझ लेना, ठीक है। दिस इज प्राउड फ्लैश, बिल्कुल लाल चट होता है, ये ग्रेनुलेशन टिश्यू है, इसको कॉटरी करके निकालना होता है। स्टेन है इसका मेसोट्रैकियम। और यहाँ पर ये जो है वो कीलॉइड है, ठीक है। कीलॉइड तो अपनी बाउंड्री से बाहर चला ही जाता है। इंट्रा लीजनल स्टेरॉइड इंजेक्शन देना होता है इसके लिए अपन को। और हैपेजर थिन कोलेजन होता है। और जो यहाँ पर ये वाला फ़ोटो देख रहे हैं अपन, वो हाइपरट्रोफिड स्कार का थिन ऑर्डरली कोलेजन है ये, ओके। अब जेनेटिक्स चैप्टर की बात करते हैं। अब देखो जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ही हैज़ अ वेरी डोमिनेंट एंड पावरफुल फादर। इसलिए देखो जिन जिनमें भी हेरिडिटरी नाम आता है, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंगिटियासिस, ठीक है। तो ये सारे हेरिडिटरी नाम वाले
इस पार्ट में आ गया। दूसरा इसमें लिंक सिंड्रोम आ गया, ठीक है, HNPCC में वो भी आ गया। और उसके बाद हैज़ हंटिंगटन डिजीज़, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, वॉन विलियमन डिजीज़, वॉन हिप्पल लिंडो डिजीज़, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना अलग से। मायोटोनिक डिस्टोनिया, ठीक है, मायोटोनिक डिस्टोनिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मार्फन, इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, NF1 NF2 अकोंड्रोप्लेजिया, नूनल सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, फैमिलियर एडिनोमेटिस पॉलीपोसिस सिंड्रोम, ली फ्रेमोनिनी सिंड्रोम, ये सब ऑटोसोमल डोमिनेंट में आते हैं। मार्फन सिंड्रोम की बात क्या है, ठीक है, इसमें मार्फन सिंड्रोम पहली चीज़ तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्रोमोसोम 15। देखो इसको कैसे याद करा था, मार्फन में याद नहीं रहता ना, तो फैन में 3 डंडी होती है, ठीक है, तो 5 + 5 + 5 ऐसे करके, ठीक है। और मार्फन 15 क्रोमोसोम पर होता है। जीन डिफेक्टिव जो होता है वो है फिब्रिलिन 1 जीन डिफेक्ट है, प्रोटीन डिफेक्टिव फिब्रिलिन प्रोटीन डिफेक्टिव होता है। प्रोटीन जो है वो नेगेटिवली अफेक्टेड होता है इलास्टिन, प्रोटीन जो नेगेटिवली अफेक्टेड होता है इसमें वो है इलास्टिन प्रोटीन। और इसमें फ्लॉपी वॉल डिजीज़ होती है, बार्लो डिजीज़ होती है, मिड सिस्टोलिक क्लिक्स आते हैं, मिटल और प्रोलेप्स वाली कंडीशन जो होती है ना वो है। तो मिटल और प्रोलेप्स हो गया, मोशन कार्डियक एब्नॉर्मलिटी मिटल और प्रोलेप्स से। अगर डेथ हो रही है तो एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से होती है, रेटिनल डिटैचमेंट है इसमें। फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, एरिथ्रोडेक्टाइली होती है, लंबी फिंगर, आर्च्ड पैलेट, 9 फीट टॉल होगा। डिजीज़ जो है डिस्लोकेशन होता है, लेंस होता है, फैन ऊपर होता है ना सब पे, तो सुपरो टेम्पोरल, ठीक है, ये इसमें होता है। और होमोसिस्टिनिया में इन्फ्रोनेजल होता है लेंस का डिस्लोकेशन। देखो ये स्पाइडर फिंगर्स हो गई, ये वॉकर साइन है, W फॉर वॉकर, W फॉर रिस्ट। स्टिनबर्गर साइन, T से स्टिनबर्गर में T आ गया, T से थंब वाला हो गया स्टिनबर्गर साइन। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव में पास्ता फ्राइड चावल, ठीक है। और फिर बिग फैक्ट्स भी तो था कुछ, ठीक है, हाँ देखो पास्ता से फिनाइल कीटोन, जितने भी मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री वाले पढ़ते ना अपन, वो सारे फिनाइल कीटोन यूरिया, एल्केप्टोन यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, ठीक है, फ्रेडरिक एटेक्सिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। अब देखो याद रखना कार, तो हीमोफीलिया सी जो है ना वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, तो हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। हीमोक्रोमेटोसिस और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, विल्सन डिजीज, एल्बिनिज्म, एडेनल हाइपरट्रोफी, लाइसोसोमल एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर वगैरह सब हो गए, ठीक है। इसमें एक्सेप्ट क्या है स्टोरेज डिसऑर्डर में, एक तो फैब्री और हंटर, ठीक है, फैब्री और हंटर जो है वो XLR है, ओके। फिर जो टेसिक डिजीज़ है, जैसे टेसिक डिजीज़ में यहाँ पर क्या है इनकी, यहाँ पे ऑनियन पील अपीयरेंस मिलती है टेसिक डिजीज़ में, और चेरी रेड स्पॉट मिलता है। और गाउचर डिजीज़ में क्रम्पल टिश्यू, पेपर टिश्यू अपीयरेंस होती है। नीमन पिक डिजीज़ में ज़ेब्रा बॉडीज़ मिलती है। स्फिंगोमाइलिनस डेफिशिएंसी, ये सब तो अपन जहाँ पर इनकी होनी चाहिए डेफिशिएंसी की बात वहीं एक साथ देख लेंगे बायोकेमिकल सेशन में, अभी के लिए इतना। अब एक्स-लिंक्ड रिसेसिव और डोमिनेंट। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव में तो है वाइस ABCDEFGH, वाइस से विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम, हीमोफिलिया AB एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है। ब्रूटन हाइपोगामाग्लोबिनेमिया, क्रॉनिक ग्लोमेरुलस डिजीज़, कलर ब्लाइंडनेस, ऑक्यूलर एल्बिनिज्म, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बेकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लीश-निहाल सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फैब्री डिजीज़ हो गया। फैब्री डिजीज़ के साथ साथ कौन सा था, हंटर डिजीज़ हो गया, G6PD और हंटर डिजीज़ हो गया ना। तो ये सब तो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है। और डोमिनेंट में अपन को ध्यान रखना है रवि, रेट सिंड्रोम, एल्पोर्ट सिंड्रोम। एल्पोर्ट सिंड्रोम में सभी मिलते हैं, पर मोस्ट कॉमनली एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट होता है। फिर विटामिन D, रजिस्टेंट रिकेट्स और इनकॉन्टिनेशिया पिगमेंटाइन। और वाई-लिंक्ड में हॉलैंड्रिक जो इनहेरिटेंस होता है वो है हाइपरट्राइकोसिस हेरी हियर, जो मेल टू मेल जाता है, ठीक है। तो ठीक है, वाई-लिंक्ड हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस होती है, वो मेल टू मेल जाती है, हाइपरट्राइकोसिस, ये कंप्लीट हो गया ना मैथ रखना। अब नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में फादर का कोई सीन है नहीं, मदर टू डॉटर जानिए सारी चीज़ें, ठीक है, और मदर टू सन जानिए सारी चीज़ें।
और वो सबको ही जानिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ओनली मदर देती है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ में सबसे पहले है मेलास, ठीक है। मेलास है माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस, स्ट्रोक। मेलास क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक। फिर है CPEO, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया। फिर है लॉन लेबर्स, हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी और नार्प न्यूरोजेनिक एटेक्सिया रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है। तो मेलास, CPEO, लोन और नार्प ये सब माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में आता है। फिर है लीक सिंड्रोम। लीक सिंड्रोम में पियर्सन सिंड्रोम है और कैरन सैन सिंड्रोम है, ये सब माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में आते हैं। एक है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी विद रेड फाइबर्स, यहाँ पर इसमें एब्नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, MERRF माइटोकॉन्ड्रियल एपिलेप्सी विद रेड फाइबर्स। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में फाइबर्स ऐसे दिखता है अपने को, ठीक है, फोटो देख लो। और INS 8 का क्वेश्चन है पार्किंग, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाले डिजीज में पार्किंग लॉट अपीयरेंस आती है इस टाइप की, और ये फोनोग्राफ अपीयरेंस आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे इसके अंदर MERRF में, ठीक है। अंदर का ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट। हंटिंगटन डिजीज, हंटिंग इन अ केज, CAG रिपीट होता है, CAG रिपीट होता है एक्सोन में और क्रोमोसोम 4। प्रोटीन जो अक्यूमुलेट होता है वो है हंटिंगटिन और यूबिक्विटिन प्रोटीन। न्यूक्लियस जो है वो है कॉर्डेड न्यूक्लियस जहाँ पर ये जमा होता है, और क्लिनिकल फीचर होता है कोरिया, तो हंटिंगटन कोरिया जो सुनते हैं वो हो गया। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, हाँ, CGG रिपीट्स होते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में, और इसमें एंटिसिपेशन या फिर शेरमैन्स पैराडॉक्स थ्योरी होती है कि है ना हर रिपीट जनरेशन के साथ में है ना इसके एक्यूमुलेशन बढ़ता रहता है और डिजीज़ अर्ली आती है। लेस देन 55 CGG रिपीट्स नॉर्मल होता है, 55 से 200 प्री म्यूटेशन वाला होता है जिसमें ट्रिमर्स एटेक्सिया होता है, और अगर 200 से ज़्यादा होता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। इसमें फीमेल कैरियर होती है, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में लॉन्ग फेस होता है, IQ इसका 20 to 60 होता है, लार्ज मैंडिबल, लार्ज ईयर, ठीक है। माइक्रो ऑर्किडिज्म होता है, लार्ज टेस्टिस होता है, इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का, ठीक है। माइक्रो ऑर्किडिज्म मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का वो है माइक्रो ऑर्किडिज्म। इन्वेस्टिगेशन जो है PCR, और अगर ये फेल होता है तो सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं अपन चेक करने के लिए, ठीक है। PCR अगर फेल होता है तो सडन ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए, ओके। फिर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, ठीक है। इसमें CTG रिपीट होता है, और इसके अंदर ग्रिप नहीं बना पाता बंदा हाथी, क्रिसमस ट्री कैटरेक्ट होते हैं। फ्रेडरिक्स एट्रेक्सिया में GAA रिपीट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्रिसमस ट्री कैटरेक्ट देख लिया आपने है ना मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का। हैचेट फेस होता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में। फिर बात करें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के बारे में। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में अपने पास प्रेटर-विली और एंजलमैन 2 ही सिंड्रोम है, ठीक है। प्रेटर-विली जिसमें स्नॉर्प जीन डिफेक्ट है, और एंजलमैन जिसमें UBE3A जीन डिफेक्ट है, ए एंड में ए, तो UBE3A जीन डिफेक्ट है उसमें। और जीन साइलेंसिंग इज डन बाय DNA मिथाइलेशन, ठीक है। DNA मिथाइलेशन से जीन साइलेंसिंग करते हैं। अब देखो वापस आते हैं, तो जो प्रेटर-विली सिंड्रोम है ना उसमें पैटर्नल डिलीशन है और मैटरनल इम्प्रिंटिंग है, यानी डबल मैटरनल हो जाते हैं। और जो एंजलमैन है उसमें मैटरनल डिलीशन है, ठीक है। P से पापा, P से प्रेटर-विली डिलीशन, A से एंजल, A से मैटरनल डिलीशन, ठीक है। बचा हुआ जो उसका इम्प्रिंटिंग हो जाती है। और इसमें क्या है मीन्स प्रेटर-विली में मैटरनल डायसोमी है, उसमें पैटर्नल डायसोमी है। और यहाँ पर जो एंजलमैन वाला है ना वो हैप्पी पपेट होता है, और जो प्रेटर-विली होगा वो बहुत ओबेस होगा, वो वाला बच्चा शॉर्ट स्टेचर ओबेस होगा क्योंकि उसमें ग्रेलिन बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। मेंटल डायरेक्शन तो दोनों बच्चों में मिलती है। गोनेडल मोसिसिज्म, गोनेडल मोसिसिज्म में क्या सीन है, स्पर्म और ओवा, ठीक है, दोनों नॉर्मल है अभी, जायगोट बना, अब पोस्ट जायगोटिक म्यूटेशन हो गया, यानी ठीक है कहीं फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है कोई डिजीज़ की, पर ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव कोई XLR XLD कोई भी डिजीज़ ये पोस्ट जायगोटिक म्यूटेशन से हो गई है, जैसे कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो जाती है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में कोई जेंडर बायस नहीं होता, ये एक मतलब जनरल रूल है। ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन में कोई जेंडर बायस नहीं होता, सारे जनरेशन में इक्वली ये होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव में जेंडर बायस नहीं होता पर जनरेशन स्किप होती है। और एक्स-लिंक्ड रिसेसिव में
यूजुअली मेल अफेक्ट होते हैं, फीमेल कैरियर होते हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट में डैड से ऑल डॉटर्स को जाती है डिजीज़, और मदर से 50% ऑफस्प्रिंग्स को जाती है, ठीक है। और वाई लिंक तो सारे मेल्स को जानी है, फादर से माइटोकॉन्ड्रिया, मदर से सब बच्चों को जानी है, गोनेडल मॉर्फिज्म, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री नॉर्मल होगी, चिल्ड्रन अफेक्टेड होगा, हो गया। अब देखो पेडिग्री, जैसे कि देखो दोनों को डिजीज़ थी, ठीक है, पर डिजीज़ हुई कौन सी, ब्लू वाली है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। उसके बाद यहाँ पर किसी को कुछ नहीं था, एकदम से इसको हुई, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है कि दोनों कैरियर हो, और दूसरा ये गोनेडल मॉर्फिज्म भी हो सकता है, ठीक है। ये वाई लिंक्ड है, सारे मेल्स को ही हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर ये मेल टू मेल ही हो रही है सारी, ठीक है। तो ये XLR भी होती है ऐसी, ठीक है। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे देखो एक मेल स्किप हो गया बीच में, तब तो ये XLR है, और अगर एक भी मेल स्किप नहीं हो रहा है तो वाई लिंक्ड है। फिर डैड से, ठीक है, डैड से सारी डॉटर्स को जा रही है, तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट है, ओके। देखो ये गोल तो फीमेल के लिए होता है, ट्रायंगल मेल के लिए होता है ना। ये पूरा तो डिजीज़ आधा कैरियर के लिए हो गया। उसके बाद में ये एक्स लिंक कैरियर हो गया, ये मैरिज एक बार होगी, ये कंसेंजुअस मैरिज हो गया वाला, ये चिल्ड्रन हो गए, और ये डाइजाइगोटिक ट्विन है, और ये मोनोजाइगोटिक ट्विन है अगर बीच में जोड़ दिया है तो। डायग्नोसिस ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सबसे पहले बात करते हैं कैरोटाइपिंग। कैरोटाइपिंग में अपन सैंपल कैसे लेते हैं, एमरोसेंटेसिस से लेते हैं, कोरोनिकुलर सैम्पलिंग से लेते हैं, और ब्लड से लेते हैं लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। अगर ये अपन सैंपल लेते हैं तो अपन क्या करेंगे आगे, इसमें अपन को फिक्सेशन करना पड़ेगा। मतलब फिक्सेशन मीन्स पहले तो अपन को जो अंदर न्यूक्लियस है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल उसको फिक्स करना पड़ेगा, तो उसमें मेटाफेज अरेस्ट करते हैं बाय एडिंग कॉल्चिन। फिर फिक्सेटिव जो यूज़ करते हैं वो है कार्नडी फिक्सेशन होता है, और इसमें रेशो होता है मीथेनॉल और ग्लीसियल एसिडिक एसिड का 3:1। बेंडिंग और स्टेनिंग, इसमें एक तो जी बेंडिंग होती है, जी से जिम्सा स्टेनिंग, और क्यू बेंडिंग होती है, क्विनक्रीन स्टेनिंग, ठीक है। ये ऊपर वो लाइट माइक्रोस्कोप हो गया या फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप हो गया, ओके। जी बेंडिंग जिम्सा स्टेनिंग, क्यू बेंडिंग क्विनक्रीन स्टेनिंग। फिर फिश क्या है, फिश जो है ये एक इंटरफेस पर होती है। यहाँ पर ये जो रेड है वो क्रोमोसोम 21 वाला है, ग्रीन है क्रोमोसोम 13 वाला, ठीक है। अगर अब इसको मिक्स करते हैं अपन तो ABR BCL वाला देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे मिक्स हो गया यानी फ्यूज़न हो गया, तो ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन 922 वाली स्टडीज़ और BCL ABR फ्यूज़न वगैरह वाली चीज़ें अपन इस तरीके से देखते हैं ना। ये अपना देखा हुआ है, तो इसमें कुछ बहुत मतलब ज़्यादा बार देख चुका हूँ ना, तो इसको इसलिए मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ ना। फिर CGH वाला है, देखो ग्रीन है, ठीक है, तो पेशेंट को लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ है। रेड है तो उसको गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ है, और येलो मीन्स नॉर्मल है। तो इसमें देखो ये बंदा नॉर्मल है, ज़्यादा येलो दिख रहे हैं तो, है ना। और अब देखो एक INA सेट का टॉपिक है माइक्रो RNA। तो माइक्रो RNA क्या है, ये नॉन कोडिंग RNA होते हैं जो कोई प्रोटीन नहीं बनाते हैं। माइक्रो RNA आर दी नॉन कोडिंग RNA दैट डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे 22 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ऐसे ही DNA है ना। अब यहाँ पे DNA RNA पॉलीमरेज 2 से इसने, ठीक है, प्राइमरी mRNA बनाया। उसके बाद फिर इसने ये प्री miRNA बनाया, और डाइसर से इसने मैच्योर miRNA बनाया, ओके। और यहाँ पर ये निकल गया, ठीक है। इसको एक बार अपन क्वेश्चन वाइज ही देख लेंगे, क्योंकि ये पढ़ा हुआ भी नहीं है और मैम से सुना नहीं है, तो समझ में भी नहीं आएगा ऐसे डायरेक्ट। जितना है इसमें देखने का कि भाई ये सिंगल स्टैंडर्ड माइक्रो RNA जो अलग हुआ है वो एक्ट करता है बाय RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जो स्टॉप कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड माइक्रो RNA जो अलग हुआ है यहाँ पर, वो RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू एक्ट करके प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। और क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है इसमें कि जो क्रोमोसोम डिलीशन होगा माइक्रो RNA का, जैसे इसमें, ठीक है, तो 15-16 डिलीशन हुआ तो इधर CLL हो गया। डाइसन म्यूटेशन से, ठीक है, पिट्यूटरी ब्लास्टोमा होता है, और सेक्स कोड स्टोमल ट्यूमर होता है, ठीक है। इन समरी अपन ध्यान रख लेते हैं कि पहली चीज़ तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स से।
अब जो माइक्रो आरएनए 15-16 डिलीशन से CLL हो रहा है और डाइसर म्यूटेशन से पिट्यूटरी ब्लास्टोमा और सेक्स कॉन स्टोमल ट्यूमर डाइसर म्यूटेशन से हो रहा है। पिट्यूटरी ब्लास्टोमा सेक्स कॉन स्टोमल ट्यूमर डाइसर म्यूटेशन से हो रहा है। पीसीआर में सेंगर सीक्वेंस होता है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड पीसीआर सीक्वेंस है। नेस्टेड पीसीआर होता है जिसमें 2 प्राइमर लगते हैं तो उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है। तो सिंगल बेस प्राइमर एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इसमें 10 वो होता है, ठीक है, WS जो होते हैं इसके, इसमें 10 होते हैं वो। और फिर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसका अननोन लोकस वाला ये हो गया। पायरोसीक्वेंसिंग जो है ये कंटेमिनेटेड बायोप्सी वगैरह के लिए करते हैं जिसमें लो ट्यूमर यील्ड, लो टिश्यू होता है ना अपने पास, ठीक है, लो टिश्यू यील्ड में पायरोसीक्वेंसिंग वाला करते हैं अपन। एम्प्लीकेशन लेंथ एनालिसिस किस में करेंगे? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के लिए करेंगे। क्वांटिटेटिव पीसीआर रियल टाइम पीसीआर CML के लिए करते हैं जिसमें क्रोमोसोम की कॉपीज़ लेनी है। फिर RT-PCR कोविड में करते थे अपन। GWS जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी जो है ये रिसर्च काम के लिए करते हैं, जैसे पैथो PSM के एसोसिएशन वाली रिसर्चेज होती है उनमें GWS वाली होती है। देखो सेंगर सीक्वेंस गोल्ड स्टैंडर्ड है, RT-PCR कोविड के लिए हो गया। नेस्टेड जो है इसमें 2 प्राइमर है। और जो पायरो सीक्वेंसिंग है वो लो बायोप्सी मतलब लो ट्यूमर यील्ड या लो टिश्यू यील्ड है तो करते हैं। और एम्प्लीकेशन वाले में फ्रेजाइल एक्स हो गया, क्वांटिटेटिव वाले में CML हो गया, ठीक है, क्वांटिटेटिव वाले में CML हो गया। रिसर्च एसोसिएशन चीज़ों के लिए ग्वास जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी। इधर होता क्या है देखो इधर कि डबल स्टैंडर्ड DNA है, डीनेचुरेशन करा 95 डिग्री पे, सिंगल स्टैंडर्ड DNA बन गया। वो एनेलिंग करते हैं उसमें अपन प्राइमर जोड़ के एनेलिंग करते हैं 55 डिग्री पे, और फिर वो एक्सटेंशन होता है 72 डिग्री पे और पूरा डबल DNA बन जाता है। ऐसे करके अपन इसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ओके, अब चैप्टर है नियोप्लेजिया। अब बात करते हैं नियोप्लेजिया चैप्टर के बारे में। प्रोलिफरेशन ऑफ द नेटिव टिश्यू, ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ द नेटिव टिश्यू जिसको अपन हमार्टोमा कहते हैं। मोस्ट कॉमन बात करते हैं पल्मोनरी हमार्टोमा की। इसमें क्या है, हमार्टिन प्रोटीन होता है, पॉपकॉर्न लीजन होता है, कॉइन लीजन होता है और ये इस टाइप का दिखता है, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ द एक्टोपिक टिश्यू को बोलते हैं कोरिस्टोमा, ठीक है। कोरिस्टोमा इज द प्रोलिफरेशन ऑफ द एक्टोपिक टिश्यू। एग्जाम्पल स्टमक वॉल में, ठीक है, जो होता है। जितने भी कैंसर होते हैं मेटास्टेसिस करते हैं एक्सेप्ट ब्रेन कैंसर, क्योंकि सारे कैंसर तो ब्रेन में मेटास्टेसिस ही करते हैं ना, वो बेचारा कहाँ करे। तो ब्रेन कैंसर लायोमा जो है वो कहीं मेटास्टेसिस नहीं करता है। और बेसल सेल कैंसर, रोडेंट अल्सर जो है वो लोकली वो भी मेटास्टेसिस नहीं करते। ये जितने भी सब लोकली इन्वेजिव होते हैं। हॉलमार्क ऑफ द मैलिग्नेंसी क्या होता है? हॉलमार्क ऑफ द मैलिग्नेंसी इज एनाप्लेजिया। To differentiate dysplasia from the anaplasia, dysplasia is the precancerous state, anaplasia is the proper cancer जहाँ पर बेसल मेम्ब्रेन ब्रीच हो जाती है। ओके, जितने भी कैंसर होते हैं वो लिम्फेटिक रूट से स्प्रेड करते हैं एक्सेप्ट RCC, HCC, फॉलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड जो हेमेटोजेनेसली स्प्रेड करते हैं। RCC, HCC एंड FCT। ऐसे याद कर लो, यहाँ पर लिख नहीं सकते ना अपने नोट्स में, तो FRC फॉलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड, रीनल सेल और HRF। क्या ट्रिक बना है इसकी? HRF से रहेगी हेपेटोसेलुलर कैंसर, रीनल सेल कैंसर और फॉलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड, ये हेमेटोजेनस करते हैं, बाकी सब लिम्फेटिक है ना। और ऑल सार्कोमास, जितने भी कार्सिनोमा तो लिम्फेटिक थे, सिर्फ कौन से कैंसर है जो हेमेटोजेनस हो रहा है? हेपेटोसेलुलर, रीनल और फॉलिकुलर कैंसर थायराइड। और जितने भी सार्कोमा है वो हेमेटोजेनस होते हैं, ठीक है। अच्छा ये उल्टा हो गया क्या? अच्छा हाँ, जितने भी सार्कोमा हेमेटोजेनस होते हैं वो वीन वगैरह से होते हैं, मोस्ट कॉमनली थिन वॉल वीन से होते हैं एक्सेप्ट रेप्डोमायोसार्कोमा और साइनोवियल सार्कोमा जो लिम्फेटिक से होते हैं। ओके, फिर ट्यूमर शोइंग दी बोनी मेटास्टेसिस, कौन कौन से ट्यूमर है जो बोनी मेटास्टेसिस शो करते हैं? इसमें ट्रिक थी पब्लिक टॉयलेट, हाँ
पी से प्रोस्टेट, बी से ब्रेस्ट, एल से लंग, इंटेस्टाइन, किडनी और थायराइड। प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, लंग, इंटेस्टाइन, किडनी और थायराइड। प्रोस्टेट कैंसर तो है ही ऑस्टियोब्लास्टिक लो बैक में, ब्रेस्ट ऑस्टियोब्लास्टिक प्लस लाइटिक है, लाइटिक मोर कॉमन है, लंग है ही, इंटेस्टाइन है, किडनी में ऑस्टियोलाइटिक है और थायराइड में फॉलिकुलर वाला बोनी मैच करता है। फिर देखो यूवी लाइट कोजिंग कैंसर, यूवी जो बी लाइट है वो बैड होती है स्किन के लिए। मोस्ट कॉमन कैंसर जो इंफ्रारेड के साथ रेडिएशन के साथ रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो होता है AML। AML कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद द रेडिएशन। मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर एसोसिएटेड विद द रेडिएशन इज पेपिलरी कैंसर थायराइड। मोस्ट कॉमन कैंसर जो रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड वो है AML और थायराइड में पेपिलरी कैंसर। कैंसर नेवर एसोसिएटेड विद द रेडिएशन इज CLL। ठीक है, CL यानी वो CL वाला कभी भी रेडिएशन के साथ एसोसिएशन होता है, ऐसे याद रखना। और डायएथाइल स्टिलबेस्टॉल क्लियर सेल कार्सिनोमा करता है जो मदर वो खाती है उनकी डॉटर्स में। विनाइल क्लोराइड PVC जो पाइप वाली कंपनी है, आर्सेनिक पेस्टिसाइड कंपनी है, थोरियोट्रास्ट एक्सपोजर जो होता है, ये सब एंजियोसार्कोमा ऑफ द लीवर करते हैं। बेंजीन AML करता है। देखो अभी तक अपने क्या देखा, AML रेडिएशन से भी होता है, बेंजीन से भी होता है, और CLL कभी भी रेडिएशन से नहीं होता। बेंजीडिन यूरिनरी ब्लैडर कैंसर करता है, एफ्लाटॉक्सिन हेपेटोसेल कैंसर करता है बाय द म्यूटेशन इन द P53 जीन एट द कोडन 249। फिर सिस्टोसोमा जो है ये स्क्वेमस सेल कैंसर करता है मोर देन ट्रांजिशन सेल कैंसर। और क्लोनोर्किस ये कोलेंजियोकार्सिनोमा करता है, C4 क्लोनोर्किस, C4 कोलेंजियोकार्सिनोमा, और सिस्टोसोमिया S for सिस्टोसोमिया, S for स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मोर देन ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा। अब देखो यहाँ पे ये जो स्टेन है वो है वार्दिन सिल्वरी स्टेन। ये स्टेन है वो है वार्दिन सिल्वरी स्टेन। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की जो है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है माल्टोमा करता है, एडिनोकार्सिनोमा करता है स्टमक का। इसमें जो टॉक्सिन है इसके वो है CAG-A और VAC-A। ठीक है, फिर आता है ये क्लोवर लीफ वाला HTLV-1। ये एडल्ट T सेल ल्यूकेमिया या लिम्फोमा करता है, क्लोवर लीफ सेल्स होती है इसमें। और HTLV ये जो ट्रॉपिकल स्पास्टिक पैरासिस करता है। ये एप्स्टेन बार वायरस जो है वो बैलेरिना इसका डाउनी सेल अपीयरेंस होती है एप्स्टेन बार वायरस की। यहाँ देखो ये है जो लॉलीपॉप अपीयरेंस। ठीक है, देखो तो लॉलीपॉप अपीयरेंस जो है ये HHV-8 में होती है, कैसलमैन्स डिजीज़ में होती है। ये कोई कैंसर नहीं है, लिम्फ नोड डिजीज़ है, लॉलीपॉप फॉलिकल होता है इसमें। इसके अंदर प्राइमरी डिफ्यूजर लिम्फोमा हो सकता है और कैपोसी सार्कोमा मिल सकता है। तो जो लॉलीपॉप वाला है ना ये HHV-8 लॉलीपॉप अपीयरेंस मिल रही है जो ये लॉलीपॉप फॉलिकल ऑनियन अपीयरेंस मिल रही है। ये तीन चीज़ों में मिलती है। ये मिलती है कैसलमैन डिजीज़ में, प्राइमरी डिफ्यूजर लिम्फोमा और कैपोसी सार्कोमा में जो HI वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर। फिर HPV के अंदर ये पेरीन्यूक्लियर हेलो वाला मिलता है फोटो, बायोप्सी करते हैं पेप्सोमर वगैरह की, तो इसको कहते हैं रेजिन न्यूक्लियस और कोइलोसाइट सेल्स होती है। प्रोटीन जो है E6 तो है, 6 से पहले 5 आता है, तो E6 तो है P53 जीन को इनएक्टिवेट करने वाला, E7 है RB जीन को इनएक्टिवेट करने वाला। ऐसे ध्यान रखेंगे अपन इसको। अब देखो PDGF बीटा, ठीक है, बीटा PDGF बीटा जो है वो ब्रेन में होता है और वहाँ पे ट्यूमर जो कर रहा है, अच्छा म्यूटेशन इन दी सॉरी यार एक बार रिस्टार्ट करते हैं इसको। म्यूटेशन और ट्यूमर्स की बात करेंगे तो कौन सा म्यूटेशन से कौन सा ट्यूमर होता है। PDGF बीटा में अगर ट्यूमर म्यूटेशन हो रहा है तो कौन सा ट्यूमर होता है, वो उसमें PDGF बीटा म्यूटेशन की वजह से ग्लायोमा ट्यूमर होता है। जो एस्ट्रोसाइटोमा होता है, ग्लायोमा होता है, वो PDGF बीटा के म्यूटेशन की वजह से होता है। फिर HGF हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर या हेपेटोसाइट स्कैटर फैक्टर के म्यूटेशन की वजह से जो होता है वो होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। EGFR जो है वो EGFR 2 होते हैं, EGFR 1 और 2। तो EGFR 1 जो है वो तो एडिनोकार्सिनोमा लंग करता है, इसमें ट्रीटमेंट है एरोलोटिनिब। और EGFR 2 है जो वो ब्रेस्ट कैंसिनोमा करता है, जिसमें ट्रीटमेंट है ट्रांसटुजुमाब। EGFR 2 इज़ HER2/neu, वो ब्रेस्ट कैंसर करता है, ट्रीटमेंट है ट्रांसटुजुमाब। EGFR 1 जो है वो लंग कैंसर करता है, एडिनोकार्सिनोमा करता है लंग में, उसका ट्रीटमेंट है एरोलोटिनिब। रेट जो है, रेट इज़ द लॉस ऑफ द फंक्शन, हिस्पंग डिजीज में होता है। रेट 10 मैड मैन अपन ये ट्रिक थी ना, तो रेट जीन 10th क्रोमोसोम मेडुलरी कार्सिनोमा होता है थायराइड, और मैन 2A और 2B 40s की एज में होता है। ये वापस देखो, रेट म्यूटेशन, रेट लॉस ऑफ जीन म्यूटेशन से
रेट 10 मैडमैन, रेट जीन म्यूटेशन 10th क्रोमोसोम, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड और मैन 2A और मैन 2B। सी किट और CD117 म्यूटेशन, इससे वो होता था, एक तो अपने जिस्ट पढ़ा था अभी रिसेंटली अपन ने, जिस्ट होता था, ठीक है। और अब देखो किट किसके लिए चाहिए होती है, गेम खेलने के लिए चाहिए होती है, तो गेम्स, ठीक है। तो जो गेम्स में जिस्ट हो गया, AML हो गया, मैस्टोसाइटोसिस हो गया, मेलानोमा हो गया और सेमिनोमा हो गया, ठीक है। तो सी किट CD117 इसमें किट गेम्स, और गेम्स में ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिस्ट, AML, मेलानो, जी से जिस्ट, A से AML, M से मैस्टोसाइटोसिस, E को उल्टा कर दो तो वो मेलानोमा हो जाएगा, और S से सेमिनोमा। एल्क म्यूटेशन जो है, A से एल्क म्यूटेशन, A से एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग एंड एडिनल ट्यूमर जो न्यूरोब्लास्टोमा होता है वो हो गया। एल्क म्यूटेशन में एडिनल न्यूरोब्लास्टोमा हो गया और एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग हो गया। इसमें एरोस का मतलब ये था कि ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं शायद, है ना, कि AML मैस्टोसाइटोसिस हो गया, और जो मैस्टोसाइटोसिस और सेमिनोमा ये दोनों मेलानोमा में हो सकते हैं ना, देख लेंगे इसको। फिर रास म्यूटेशन, रास में कौन कौन से, के रास, एच रास, एन रास। के रास में, ठीक है, के रास में कपिल ट्यूमर होते हैं, कोलोन, पैनक्रियाटिक और लंग ट्यूमर। एच रास में जो ये रीनल ट्यूमर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर हो गया, और एन रास में AML हो गया, ठीक है। रास में, ठीक है, रास्ता कहाँ है, तो के रास, एच रास, एन रास। एन से AML हो गया, एच से किडनी वाला RCC हो गया, के से कपिल ट्यूमर, कोलोन, पैनक्रियाटिक एंड लंग ट्यूमर। ब्रेफ, ब्रेफ में है लैंगेंस एंड हिस्टोसाइटोसिस, LCH, HCL, PCT, पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ये ब्रेफ ट्यूमर है। GNAQ, GNAQ में AQ से देख लो, याद कर लो, AQ आँखें, ठीक है, आँखें, तो ये यूवियल मेलानोमा करता है GNAQ म्यूटेशन। और GNS जो है वो सोमेटोट्रोप एडेनोमा करता है, उल्टा पढ़ना है इसको, S और A। सोमेटोट्रोप एडेनोमा करता है GNS म्यूटेशन। GNAQ जो है आँखों में यूवियल मेलानोमा करता है। MYC में C, L और N, ठीक है, ये तीन होते हैं, C, L और N। CMYC बुर्किड लिम्फोमा करता है। LNYC जिसमें LNYC जिसमें सबसे ज़्यादा L स्मॉल सेल लंग कैंसर, और NMYC N से न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा भी एल्क वाला भी कर रहा था, है ना, NMYC और N दोनों न्यूरोब्लास्टोमा के हो गए। CMYC बुर्किड, ठीक है, और LMYC स्मॉल सेल लंग कैंसर हो गया है, और NMYC से न्यूरोब्लास्टोमा हो गया। ओके, अब देखते हैं DNA रिपेयर डिफेक्ट्स। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर डिफेक्ट पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये MCA में, तो हमने क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर डिफेक्ट, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा है, स्किन कैंसर, ठीक है। यहाँ पे पायरिमिडिन डाइमर्स का करेक्शन होता है, UV लाइट से डैमेज होता है, पायरिमिडिन डाइमर्स का करेक्टेड होता है, ठीक है, पर ये डिफेक्ट है इसमें, तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा हो जाता है। फिर मिसमैच रिपेयर जीन डिफेक्ट है, MMR जीन डिफेक्ट जो मिसमैच रिपेयर जीन डिफेक्ट होता है। MMR जीन डिफेक्ट, मिसमैच जीन रिपेयर जीन डिफेक्ट की वजह से HNPCC होता है, लिन सिंड्रोम जो होता है, ठीक है, और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डिफेक्ट्स है, ब्लूम सिंड्रोम होता है, फैनकोनी सिंड्रोम होता है, और एटेक्सिया टेलेंजेक्टेशिया होता है। ब्लूम सिंड्रोम, फैनकोनी, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेशिया ये सब ऑटोसोमल रिसेसिव है। HNPCC ऑटोसोमल डोमिनेंट है, वो मिसमैच रिपेयर जीन डिफेक्ट है। ये होमोलोगस में अपने पास फैब याद कर लो, फैनकोनी, एनीमिया, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेशिया और ब्लूम सिंड्रोम। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डिफेक्ट में फैब, HR फैब होटल में होते हैं ना, तो फैब होटल है उसमें तो HR होंगे, तो HR फैब होटल वाले जो है फैनकोनी, एनीमिया, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेशिया, ब्लूम सिंड्रोम। अब देखो सेल साइकिल, सेल साइकिल में तो देखो क्या है कि G0 स्टेज होता है, देन G1, देन सिंथेसिस, G2 और M में फिर मल्टीप्लिकेशन होता है ना, मतलब प्रिपरेशन तो पूरे में होती है, M में तो फिर डिवाइड ही हो जाता है पूरा, यहाँ से शुरू हो जाता है। अब देखो सीक्वेंस वेरिएबल होता है इसका, चेक पॉइंट एक तो G1 और S पर होता है, और एक G2 M पर होता है चेक पॉइंट। G1 S पे जो चेक पॉइंट होता है, ठीक है, वो कौन सा है, P53 और RBG, G1 S वाला, और G2 M पर ओनली P53 चेक पॉइंट होता है।
प्रोग्रेशन जो होता है इसका कौन कराता है, CDK जो साइक्लिन्स होते हैं वो इसका प्रोग्रेशन कराते हैं। इसके लिए कौन सा ट्रिक है, धोनी एक अच्छा बैट्समैन, DEAB साइक्लिन DEAB, धोनी तो चौके छक्के मारेगा, ठीक है, एक जो है वो 2-2 और फिर B से चौके छक्के मारेगा, 2-2 और 1 ऐसे याद कर लेंगे अपन इसको ना। इनिबिटर्स कौन कौन है साइक्लिन के, सिप, CIP, KIP फैमिली वाले हैं, P21, 27, 57 और इंक 4 ARA फैमिली वाला है, P16 और P14। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज जो है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज जो होता है वो है G2M। रेडियो रेजिस्टेंट मोस्ट है वो है S। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है ईविंग सार्कोमा और मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर है सेमिनोमा, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर कौन सा है, रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर है सेमिनोमा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल है लिम्फोसाइट। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल लिम्फोसाइट है, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल प्लेटलेट है और रेडियो रेजिस्टेंट हो जाएगी फाइब्रोब्लास्ट है ना। रेडियो सेंसिटिव फेज G2M, ठीक है। अब ट्यूमर सप्रेशन जीन्स देखो, P53 जीन है, ये पुलिसमैन गेटकीपर गार्जियन होती है जीन, क्रोमोसोम 17p13 पर होती है P53 जीन। इसके म्यूटेशन हो जाता है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ होती है जो है ली फ्रेमोनी सिंड्रोम। ली फ्रेमोनी सिंड्रोम हो जाता है तो ब्रेस्ट या सारे बीपी वाले, ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, बोन ट्यूमर, ब्लड ट्यूमर, ब्रेस्ट, ब्लड, बोन और ब्रेन ट्यूमर, ये सारे ट्यूमर हो जाते हैं। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट P53 म्यूटेशन अगर होता है तो ली फ्रेमोनी सिंड्रोम हो जाएगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है 17p13 क्रोमोसोम लॉस। RB जीन जो है वो गवर्नर होती है, वो होती है 13q14 पर। RB जीन इज गवर्नर 13q14 पर होती है। P53 17p13 पर होती है, 17p13 P53, RB जीन जो है 13q14 पर होती है। RB जीन में फ्लेक्शनर विंटेस्टिनल रोजेट्स होते हैं। जो ट्यूमर करती है RB जीन वाला इशू से वो होती है रेटिनोब्लास्टोमा। ये स्पोरेडिक फैमिलियल 2 टाइप का होता है, स्पोरेडिक तो यूनिलेटरल होगा, फैमिलियल बायलेटरल होगा, ठीक है। इसमें पिनियलोब्लास्टोमा होता है, ट्राइलेटरल, अच्छा पिनियलोब्लास्टोमा हो जाता है तो उसे ट्राइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा कहेंगे, पिनियल ग्लैंड में भी हो जाता था ना। ये तीसरी आँख। NF1 न्यूरोफाइब्रोमाइटिस में कितना अक्षर 17, तो NF1 17वें क्रोमोसोम पर होता है, NF2 22वें पर होता है, BRC 17वें पर होता है, BRC2 13वें पर होता है और BRC2 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में होता है जो और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम भी करता है, ठीक है। WT1 विल्स ट्यूमर 1 और 2 जो क्रोमोसोम 11 पर है। P10 क्रोमोसोम 10 पर होता है और इसमें कॉर्डन सिंड्रोम होता है और इसके अंदर पॉलिप्स, ब्रेस्ट कैंसर आ गया, थायराइड कैंसर आ गया, ट्राइकोटिलोमेनिया आ गया, एंडोमेट्रियल कैंसर आ गया। CDH1 ईकेट्रिन वाला होता है, इसमें गोलू ट्यूमर आ जाता है, गैस्ट्रिक और गोलू ट्यूमर कौन सा था, एक तो गैस्ट्रिक कैंसर था और एक था लोबुलर कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, इन्वेसिव लोबुलर कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। एक बार देखें P53 17p13, RB जीन 13q14, NF1 17, NF2 22, BRC 17, BRC2 13, ये हो गया। अब बात करते हैं ट्यूमर मार्कर्स की। बीटा HCG कोरियोकार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर है, कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड का है, कैटाकोलमिन जो है फियोक्रोमोसाइटोमा का है, 5HI ये कार्सिनोइड का है, अल्फा फीटोप्रोटीन है तो यॉर्कशेयर ट्यूमर का है, हेपेटोसेलुलर कैंसर का और हेपेटोब्लास्टोमा का। ये ध्यान रखना नई चीज़ है, मतलब नहीं तो क्या मतलब एक इम्पॉर्टेंट है, आती रहती है ना। तो ये अल्फा फीटोप्रोटीन जो है यॉर्कशेयर ट्यूमर का है, HCG का है, हेपेटोब्लास्टोमा का है। CEA कोलोन का होता है, CEA कोलोन का होता है, पैनक्रियास का CA19-9 होता है। देखो CEA कोलोन का, पैनक्रियास का है CA19-9, CA125 ओवेरियन का होता है, CA125 होगा ना, हाँ ये रहा CA125 ओवेरियन का होता है और CA15-3 ब्रेस्ट का होता है। ऐसे अलग अलग 3 ये ब्रेस्ट 3 जैसा 15-3 ब्रेस्ट का होता है। और NSE न्यूरोन स्पेसिफिक इनोलेज ये न्यूरोब्लास्टोमा का होता है। IG मल्टीपल माइलोमा हो गया, PSA PEP प्रोस्टेट स्पेसिफिक का हो गया, NMP22 ये ब्लैडर कैंसर का होता है, रिकरेंट ब्लैडर कैंसर का। और FNAC अपन जानते हैं, फ्रोजन हैंडल अपन जानते हैं, पिटफॉल ऑफ FNAC क्या है कि ये फॉलिकल एडेनोमा और फॉलिकल कार्सिनोमा को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती है FNAC ना, तो उसमें बायोप्सी करनी होती है। बायोप्सी इज गोल्ड स्टैंडर्ड एनीवेज। और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो यूजुअली ब्राउन कलर का होता है। और यहाँ पर अब कार्सिनोमा देखो, कार्सिनोमा साइटोकेरेटिन पॉजिटिव होता है, सार्कोमा
वाइमेंटिन पॉजिटिव होता है, क्योंकि सार्कोमा वाइमेंटिन पॉजिटिव होता है, वाइमेंटिन मसल्स में होता है, ठीक है। तो कार्सिनोमा C4 कार्सिनोमा, C4 साइटोकैरोटिन पॉजिटिव, S फॉर सार्कोमा ये वाइमेंटिन पॉजिटिव है। रेप्डोमायोसार्कोमा वाइमेंटिन पॉजिटिव है। लियोमायोसार्कोमा वाइमेंटिन पॉजिटिव है। लिम्फोमा LCA CD45 पॉजिटिव, मेलेनोमा HMB 45 पॉजिटिव है। फिर एक चीज़ क्या है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री ब्राउन कलर क्या होता है, क्योंकि उधर डाई अमाइनो बेंजिडिन काम में ली जाती है, डाई अमाइनो बेंजिडिन काम में ली जाती है, इसलिए ये INS सेट का क्वेश्चन है। CD7+ 20+, ये यूरिनरी ब्लैडर कैंसर और ओवरियन म्यूसिनस ट्यूमर में पॉजिटिव होता है 7 और 20, ठीक है। 7 और 20 यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में और ओवरियन कैंसर में पॉजिटिव होता है। 7+ और 20- है, ये अबव कोलोन और फीमेल वाले में पॉजिटिव है। सलाइवरी ग्लैंड, एडेनोकार्सिनोमा लंग, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। अगर 7+ है तो ये हो गया। 20+ वाला है तो मेरिकल सेल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर होता है, और दोनों ही नेगेटिव, तो RCG HCG स्क्वेमस सेल कैंसर और स्क्वेमस सेल कैंसर, स्मॉल सेल कैंसर। इसको कैसे याद करें अपन, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो ब्लैडर और ओवरी हो गया, ठीक है। बोथ पॉजिटिव है ना, तो बोथ पॉजिटिव, तो ब्लैडर और ओवरियन कैंसर हो गया, ख़त्म। दोनों नेगेटिव है तो RCC HCG स्क्वेमस सेल कैंसर, स्मॉल सेल कैंसर। उसके बाद अगर 7 पॉजिटिव है तो अबव कोलोन और फीमेल में सलाइवरी ग्लैंड, लंग एडिनोमा है ना, और सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल, ब्रेस्ट हो गया। और अगर 20 पॉजिटिव है तो 20 पॉजिटिव तो कोलोरेक्टल, अच्छा CM20, ऐसे ध्यान रखना, CM20, ठीक है। CM20 कोलोरेक्टल कैंसर है, मेरिकल सेल कैंसर हो गया, और उसमें बच्चे में इसमें आ जाएंगे। एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है। हमें लास्ट चीज़ देखते हैं। अब देखिए इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। इम्यूनिटी में सबसे पहले देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी के अपने पास कितने टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, अभी तक तो 4 ही पढ़े थे, 5वीं टाइप की अलग से आई है, उसको देखते हैं। पर इसमें अपन ने ट्रिक थी एसिड, तो टाइप 1 तो होती है एनाफिलैक्सिस, टाइप 2 होती है साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स, टाइप 4 होती है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, और अभी ये कि जो नई आई है टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें अपने ग्रेव्स और माइस्थेनिया ग्रेव्स को डाल देंगे। ग्रेव डाल दिए टाइप 5 में, ग्रेव्स डिजीज़ एंटीबॉडी एंटीजन TS रिसेप्टर के से बनती है, और माइस्थेनिया ग्रेवी जिसमें एंटीबॉडी एंटीजन अगेंस्ट बनती है एसिटाइलकोलिन, जिसमें एंटीबॉडी अगेंस्ट रिसेप्टर बन रही है, जैसे कि ग्रेव्स और माइस्थेनिया ग्रेव्स, दोनों को अलग कर दिया अपने टाइप 5 में डाल दिया। देखो टाइप 1 में क्या क्या आता है, टाइप 1 में ABCD है, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिसमें वंडल केरेटोकंजक्टिवाइटिस आ गया मौसम वाला। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है उसकी, ओला पेंटाडिन, और कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप 4 में आता है। ओके, अब देखो ब्रोंकियल अस्थमा आ गया, फिर कैसोनिस टेस्ट आ गया, ड्रग एलर्जीज आ गई, आटोपी आ गया, सब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव आ गया। टाइप 2 में माई ब्लड ग्रुप इज़ RH पॉजिटिव, तो माइस्थेनिया ग्रेविस पूछे तो टाइप 2, नहीं तो टाइप 5 दिया हुआ ऑप्शन में तो वो लगा देना। माइस्थेनिया ग्रेविस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ग्रेव्स डिजीज़, गुड पास्टर सिंड्रोम, देखो गुड पास्टर सिंड्रोम इसमें आता है ना, ग्रेव डिजीज, गुड पास्टर सिंड्रोम, आई से इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, ठीक है, आइडियोपैथिक हिमोलाइटिक, IH भी था, ठीक है, आइडियोपैथिक हिमोलाइटिक ऐसे करके था, है ना, ऑटोमिन हिमोलाइटिक ऐसा था। फिर RH इनकम्पेटिबिलिटी, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, पैम्फिगस और पर्नीशियस एनीमिया, ये सब टाइप 2 में आता है। और टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स वाले आ जाएंगे सारे, SLE, शार्प निमोनिया ना, SLE, सीरम सिकनेस, शिक टेस्ट, HSP, हिनोस्कोलन पर्पुरा, आर्थस रिएक्शन, राजीव ऐसे, रिएक्टिव अर्थराइटिस, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ टाइप 2, रिएक्टिव अर्थराइटिस राजीव ऐसे टाइप 3, PSG एंड पान ये टाइप 3 में है। इसमें अपने पास क्या होता है, फेज़ 1 होता है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, फिर वो डिपॉजिट होगा और फिर वो एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लेक्स सिस्टम को और सिस्टमिक फीचर्स देगा। टाइप 4 में ग्रेनुलोमा होता है, स्किन टेस्ट होगा जैसे मेंटोस, लेप्रोमिन, मॉन्टिग्रो टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस में
वर्ल्ड में पॉइजन आई हुई है, इंडिया में डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह ये सब निकल क्रोमियम की पहनने की वजह से होता है। फिर देखो इननेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो नेचुरल किलर सेल से आती है। नेचुरल किलर सेल्स जो होती है वायरस को और ट्यूमर सेल्स को मारती है, ठीक है। अपने पास जो इननेट लिम्फोइड सेल है जिनको अपन लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट या नॉन टी सेल या नल सेल्स बोलते हैं, ठीक है, वो नेचुरल किलर सेल्स होती है अपनी, ठीक है। इनमें MHC 1 होता है आम में, ठीक है, ये आम है, इनमें MHC 1 होता है, ये एक्टिवेटिंग आम होती है, ये बाहर से सेल है जिसमें MHC 1 होता है, वो आके इस पर अटैच होगी, ठीक है, और फिर ये उसको डिस्ट्रॉय करता है। वायरस और जो ट्यूमर सेल्स होती है, ठीक है, उनमें MHC का एक्सप्रेशन रिड्यूस होता है, ठीक है, तो MHC उसको मार देती है। देखो बेसिकली क्या होता है कि अपनी बॉडी एक ID कार्ड, बॉडी की सेल्स होती है ना, वो एक ID कार्ड लेके घूमती है। अब जैसे अपन जाते हैं रोड पे, पुलिस वाला पकड़ता है, ID कार्ड दिखाते हैं ना, भाई मैं डॉक्टर हूँ, तो उनके पास भी एक ID कार्ड होता है, MHC ID कार्ड। पर जो बाहर वाले सेल्स होती है ना उनके पास ID कार्ड नहीं होता, तो अपने बॉडी के सेल्स के पास है MHC 1, तो नेचुरल किलर सेल उनको नहीं मारती है। पर बाहर की जो सेल्स आती है, ट्यूमर सेल, वायरस सेल्स, उनके पास ID कार्ड नहीं है, MHC कार्ड नहीं है, तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसे समझो आप इस चीज़ को ना। और मार्कर है नेचुरल किलर सेल का CD16, 56, CD16, 56 और 94। और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर में अपने पास है टोल लाइक रिसेप्टर जो बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं, C टाइप लैक्टिन रिसेप्टर फंगस के लिए है, रिग रिसेप्टर वायरस के लिए, और नॉड रिसेप्टर जो है, नॉड रिसेप्टर पैराप्टोसिस करते हैं ओनली, एंड कोई भी ऑर्गेनिज्म को कर देते हैं। हाँ, पैराप्टोसिस नॉड रिसेप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेलुलर इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी में T सेल होती है, B सेल होती है। T सेल इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, B सेल अपनी बॉडी में जो प्लाज्मा वाली इम्यूनिटी होती है, IgM और D गम दे पूरी, है ना, जो IgG होगी पूरी चेन वो हो गई। रिसेप्टर जो होते हैं, T सेल का रिसेप्टर है T सेल रिसेप्टर अल्फ़ा बीटा चेन, और B सेल रिसेप्टर IgM और D। CD मार्कर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 28, ठीक है, T सेल का मार्कर है 1 से 8 तक और 28। फिर पैन T सेल है जो CD3 होता है, सिग्नल ट्रांसलेशन मॉलिक्यूल है जो CD3 होता है, हेल्पर T सेल है जो CD4 होता है, CD4 T सेल, ठीक है। अब CD4 जो है ये T हेल्पर कौन से टाइप की होती है, T हेल्पर 1 होती है जिसको CD8 बोलते हैं, ये इंटरफेरेंट गामा को बुलाती है ग्रैनुलोमा में, इंटरफेरेंट गामा रिलीज करती है मैक्रोफेज वगैरह को बुलाती है ग्रैनुलोमा में। T हेल्पर जो 2 होती है CD4 होती है, इंटरल्यूकिन 4 आइसोटाइप स्विचिंग कराता है, इंटरल्यूकिन 5 यूजनोफिल एक्टिवेशन कराता है, और इंटरल्यूकिन 13 आता है इसमें। T हेल्पर 17 या इंटरल्यूकिन 17 रिलीज़ करवाती है। देखो CD4 जो है वो T हेल्पर 2 है, CD8 जो है T हेल्पर 1 है। ये अगर CD4 CD8 का रेशो बढ़ रहा है तो सार्कोइडोसिस है, और अपन को ये चीज़ पता है कि HIV में तो रेशो कम होता ही है, पर अगर बढ़ रहा है तो सार्कोइडोसिस है, ये याद रखना है अपन को, है ना। फिर जो B सेल है उसमें 10, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 79A, 79B पैन B सेल हो गया, CD19 वाला हो गया ना। और सिग्नल ट्रांसलेशन मॉलिक्यूल CD79 है, CA LLA CD10 है, एब्सेंट वायरस एंट्री CD21 के थ्रू होती है। यहाँ पे IG जो B सेल T सेल में कन्वर्ट होती है ना, एंटीजन आएगा CD40 और ये लाइगेंड बनता है, अपने को पता है। और आइसोटाइप स्विचिंग होती है, आइसोटाइप स्विचिंग के लिए इंटरल्यूकिन 4 इंपॉर्टेंट है। अब एक्टिवेशन ऑफ द सेल, कोई भी एंटीजन आता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको पकड़ के लेके जाती है T हेल्पर सेल के पास। अगर CD वो पहले से जानकारी होती है उसके बारे में अपन को, तो हेल्पर सेल उसके एंटीबॉडीज़ निकाल के उसको मार देगी, नहीं तो CD4 सेल उसको B सेल के पास ले जाएगा, उसके प्रति तब तो उसको मार देंगे, और फ्यूचर के लिए है ना एंटीबॉडी बन जाएगी मेमोरी सेल के थ्रू। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डेंड्राइटिक सेल होती है, लैंगल सेल होती है, ठीक है। और MHC 1 MHC 2 देख लो, MHC 1, ठीक है, इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 चेन है, अल्फ़ा 3 चेन है, स्ट्रक्चर हो गया इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा। अच्छा, MHC 1 में अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है और अल्फ़ा 3 है, और MHC 2 में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 है। फिर एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट जो है वो इसका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और इसमें अल्फ़ा 1 बीटा 1 है। प्रेजेंट ऑन दी सेल, ये न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट होता है प्लेटलेट के, और RBC और स्पर्म में MHC 1 एब्सेंट होता है, इसलिए RBC और स्पर्म में ना अगर ऐसी कॉन्टैक्ट में आती है इनके तो वो तोड़ देता है अपनी बॉडी उसको, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ बना लेती है उसके लिए।
प्रेजेंट ऑन, और ये जो MHC2 है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर होता है। MHC1 CD8 सेल, MHC2 के बाद CD4 सेल होती है। तो ये देखो आप, MHC1 में अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 है, प्रेजेंटिंग में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है। MHC2 में अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 है, प्रेजेंटिंग में अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 है। यहाँ पर न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट होती है 1 में, RBCs में नहीं होता ये, और वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है उसके पास। और इधर CD8 सेल है 1 में, और 2 में CD4 सेल है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है SLE। SLE में क्या मिलता है? MD सोप ब्रेन, ठीक है, MD सोप ब्रेन। तो मेलार रैश है, डिस्कोइड रैश है। मेलार रैश तो बटरफ्लाई रैश है, डिस्कोइड डिस्क रैश हो गया। यहाँ पे एली टार्ट सेल हो गई, और सीरोसाइटिस हो गया, ओरल अल्सर, एप्थल्स अल्सर हो गए। जो एप्थल्स अल्सर होते हैं वो पेनलेस होते हैं, आर्थराइटिस हो गया। फोटो सेंसिटिविटी है, ब्लड में पेनसाइटोपिनिया है, एली सेल हो गया जो जिसमें न्यूक्लियस पुश हो जाता है पेरिफ्री में, ठीक है, और जो डैमेज मटेरियल है वो सब अंदर भर जाता है बहुत ज़्यादा, हीमोटोक्सिलिन बॉडी भर जाती है ना। रीनल इश्यूज़ होते हैं इसमें, जो ल्यूपस नेफ्राइटिस हो गया। ANA पॉजिटिविटी होती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाली। इम्यूनोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, न्यूरोलॉजिकल में साइकोसिस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें अपन, होमोजीनियस एक तो होता है, ये पेरिफेरल है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर स्टेनिंग है, ये स्पीकर स्टेनिंग है, सेंट्रोमियर स्टेनिंग है। SLE की मोस्ट सेंसिटिव कौन सी है? ANA, और जो ANA होनी चाहिए सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट ANA। मोस्ट स्पेसिफिक है ASA, एज पर स्पेसिफिक, एज पर ASA। सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक बोथ कौन सी है? एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। अगर सेंसिटिव पूछे ANA, स्पेसिफिक पूछे एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, दोनों एक साथ बोले तो डबल पूछेगा इसमें, तो डबल पूछ लिया तो डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी होगा। न्यूनेटल ल्यूपस में एंटी रो एंटीबॉडी, और हार्ट वाला था ना जो, उसमें एंटी रो एंटी ला दोनों हो जाती है। और साइकोसिस वाले में एंटी राइबोसोमल P एंटीबॉडी, ड्रग वाले में एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, ठीक है। और जो कौन सी थी वो, एक शिप ड्रग्स होती है ना जो ल्यूपस सिंड्रोम करती है, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम करती है, सल्फोनामाइड, हाइड्रोलिसिन आइसोनिक एसिड, प्रोकेनामाइड और डेप्सोन, ये शिप ड्रग्स होती है जो ल्यूपस लाइक रिएक्शन करती है। फिर जॉगनर सिंड्रोम है जिसमें ड्राई माउथ वगैरह होता है, तो इसमें सेंसिटिव है और स्पेसिफिक है। तो सेंसिटिव में है एंटी रो SSA, और स्पेसिफिक में है एंटी BSS, वापस देखो, मोस्ट सेंसिटिव मोस्ट स्पेसिफिक। तो सेंसिटिव बंदा रोता है, ठीक है, तो सेंसिटिव में एंटी रो एंटीबॉडी SSA वाली है, और स्पेसिफिक में एंटी ला एंटीबॉडी SSB वाली है। देन कम स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा में लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में तो एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी होती है, डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में एंटी टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी जो एंटी SCL70 वाली है, ठीक है। स्क्लेरोडर्मा में क्लो हैंड होता है, स्टोन फेसिस वगैरह ये सब चीज़ें होती है। और यहाँ पे कैल्सिनोसिस होगा, रेनॉल्ड्स फिनोमेना होगा, और स्क्लेरोडक्टाइली होती है, टेलेंगिक्टेसिस होता है ना। अब देखो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, यहाँ पे अपने एक तो नीचे इसमें कनेक्टेड है कुछ नहीं है ना। देखो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मोस्ट कॉमन कॉज एक तो है स्पेसिफिक माल न्यूट्रिशन। अब सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम तो SCID है ना, SCID एक्सलिन रिसेसिव भी है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी है। एक्सलिन रिसेसिव होता है दैट मीन्स अल्फा सब यूनिट ऑफ द साइटोकाइन रिसेप्टर पे, ठीक है, डैमेज है। ऑटोसोमल रिसेसिव में इसमें ADA डेफिशिएंसी होती है, JAK3 म्यूटेशन होता है, RAG1-2 म्यूटेशन होता है। SCID में मोर्बिलिफॉर्म रैश होता है, रेड रैशेस होता है फेस पे, और ठीक है। फिर आता है SCID, यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सलिन रिसेसिव है, अल्फा सब यूनिट ऑफ द साइटोकाइन, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ADA डेफिशिएंसी, JAK3 म्यूटेशन, RAG1-2 म्यूटेशन है, मोर्बिलिफॉर्म रैश होता है, रेड रैश होते हैं फेस पे। डीजो सिंड्रोम में कैच था ना इसका, कैच तो कार्डियक डिफेक्ट, थाइमिक एप्लेजिया था, T-सेल डिफेक्ट होता था, और एबनॉर्मल फेसिस था, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हो गया था, और कार्डियक डिफेक्ट था, टेट्रालजी ऑफ फैलोट,
और 22 यानी क्रोमोसोम 22 पे डिलीशन था, 22q11 पे डिलीशन था, और एच से क्या था, पैराथायरॉयड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म था, क्योंकि वो थाइमस ही है ना, तो डिक्रीज कैल्शियम हो जाता है। फिर बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम में MHC2 मिसिंग है। हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में CD40 रिसेप्टर जो लाइगेंड होता है ना, उसका डिफेक्ट होता है। तो क्या होता था, देखो इंटरल्यूकिन 4 जो आइसोटाइप स्विचिंग होती थी, एम और डी कन्वर्ट होते थे बाकी सारी एंटीबॉडीज में, गमदे वाली में। अब यहाँ पे दिक्कत है, तो ये एम और डी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में से कहते हैं। और हाइपर आईजीई सिंड्रोम, ई को उल्टा कर दो तो 3 बन जाएगा, तो स्टेट 3 डिफेक्ट होता है। इसको जॉब सिंड्रोम भी बोलते हैं, एलर्जिक वाली कंडीशन होगी। विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम, वेस्ट जीन डिफेक्ट होता है। विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम वाइज वाला निमोनिया एक्सप्लेन रिसेसिव होता है ये, और इसमें वेस्ट जीन डिफेक्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा, विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम में आईजीएम कम हो जाती है, IgA बढ़ जाती है, और जी नॉर्मल होती है। IgM कम है, ए बढ़ जाती है। विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम का ट्रायड है ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और एक्जिमा। प्लेटलेट साइज कम हो जाता है और काउंट कम हो जाता है, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और इसेस्मा होता है विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम में। अब जो इमेच्योर बी सेल है, वो बीटी के जीन से मैच्योर बी सेल बनती है। अगर बीटी के जीन डिफेक्ट है, इट मीन्स ब्रूटन हाइपोगामाग्लोबिन का बॉयज़ वाला। और बी सेल जो मैच्योर होती है, वो फिर प्लाज्मा सेल इम्यूनोग्लोबिन बनाती है बैफ जीन से। और अगर इसमें दिक्कत है तो CVID हो रखा है उसको ना, इस बैफ जीन डिफेक्ट होता है CVID में, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी जो होती है। बी सेल के लिए है बैफ जीन, और टी सेल के लिए ICO5 जीन। ठीक, अमाइलॉइड इज़ द मिसफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, ये देखो जैसे किडनी में हो गया है। ठीक है, ग्रॉस स्टेन है, ग्लूकोजाइड से किडनी में चेक करा है। और ये अपन सैल्मोन पिंक कलर आ रहा है, कॉन्गो रेड से चेक करेंगे तो यहाँ पर एप्पल ग्रीन बिफरेंस आ रहा है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी पे। और ये जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन UV लाइट वाला, थायोफ्लेविन T से चेक करा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। ठीक है, हैशटैग जैसा दिख रहा है। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी में बीटा प्लेटेड शीट, और सिंटिटोग्राफी में टू नो दी एक्सटेंट सिंटोग्राफी करते हैं, और एक्सरे क्रिस्टोग्राफी बीटा प्लेटेड शीट के लिए करते हैं। अब देखो, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में एक्सेप्ट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, हर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में AA टाइप ऑफ द एमाइलॉइड डिपॉजिट होता है, जैसे किडनी में हो रहा है, जहाँ पे मेसेंजर में मोस्ट कॉमन साइट है। कैंसर में AA होता है, RCC और हेपेटिक वगैरह में। हार्ट में मोस्ट कॉमन होता है, ओल्ड एज में सब एंडोकार्डियम साइट है। फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर में AA होता है, ब्लड वेसल में सब एंडोथेलियल साइट है। मेडुलरी कैंसर थायराइड में A कैल्सिटोनिक स्पेस ऑफ DC में होता है, लिवर में होता है। सिस्टमिक सिनाइल एमेलाइडोसिस में ATTR में होता है, जिसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है ATTR की। और स्प्लेनिक रेड पल्प में होता है, ये लार्डोसिस स्प्लिन हो जाती है अमाइलॉइड डिपोजिशन की वजह से। यहाँ पर फैमिलियल अमाइलोडोटिक पॉलीन्यूरोपैथी है, फिर ये भी ATTR है, इसमें म्यूटेंट TTR होता है, तो इसमें सागो स्प्लिन होती है फैमिलियल वाले में। देखो, सिस्टमिक सिनाइल एमेलाइडोसिस ATTR बढ़ जाता है, लार्डोसिस स्प्लिन हो जाती है। और फैमिलियल अमाइलोडिक पॉली न्यूरोपैथी, इसमें फैमिली की बात करें, फैमिली को छोड़ने वाला साधु बन जाता है, तो सागो स्प्लिन हो गया इसमें, वाइट पल्प। ठीक है, और अल्जाइमर डिजीज़ में A बीटा होता है, हेमोडायलिसिस में A बीटा 2 होता है। अल्जाइमर में A बीटा पिंच पर पूरा होता है, इसमें हमारे हेमोडायलिसिस में A बीटा 2 होता है, ऑर्गेनोमेगाली होता है। मल्टीपल माइलोमा में AL होता है, रिस्ट जॉइंट वगैरह में होता है, कार्बोटाइल सिंड्रोम करता है। ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी, जो ग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, डेलोग्राफ्ट, सीरोग्राफ्ट 4 टाइप के होते हैं। प्रायर टू ट्रांसप्लांटेशन आप ABO मैचिंग, HLA मैचिंग कराओ। ठीक है, आइडियली HLA ABCDQDR ये मैच होने चाहिए। ठीक है, ABCDR प्रैक्टिकली मैच होने चाहिए। बच्चों में देखो DQ चल जाएगा, नहीं होगा तो ना, पर ABC और DR होना चाहिए प्रैक्टिकली। और बच्चों में AB और DR होना चाहिए। C4 चाहे C निकाल दो, और DQ तो आपने वैसे भी निकाल ही रखा है। परफेक्ट तो होगा, इसमें 6 के 6 हो रहे हैं मैच। ठीक है, और बोन मेरो में जहाँ पर अपने को मैचिंग की ज़रूरत नहीं है, वो है बोन मेरो। नहीं, बोन मेरो तो ज़रूरत थी, किडनी में भी ज़रूरत थी, कॉर्निया में ज़रूरत नहीं होती, हार्ट में, लंग में ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, देखते हैं इसका ना। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, देखो एक होती है हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अच्छा, ये रह गया है ना, इसको एक बार वापस देख, नेक्स्ट में होगा ये क्या, मैम ने इसको बना नहीं है ना, इसका अपन देख लेंगे आगे पीछे कहीं होगा तो। बाकी मैं बता देता हूँ अपने खुद की यहाँ पे। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन क्या होता है, ऑन टेबल, जैसे आपने किडनी लगाई, ऑन टेबल किडनी डस्की हो गई। ठीक है, क्योंकि आपने HLA बिना मैचिंग वगैरह के लगा दी थी। ठीक है, तो किडनी डस्की हो गई, ख़राब हो गई, ट्रांसप्लांट आपका फेल हो गया, ऑन टेबल विद इन 1 आवर हो जाती है तो। ठीक है,
फिर उसके बाद एक्यूट रिजेक्शन, सेलुलर रिजेक्शन, ठीक है, ये 6 मंथ के अंदर होता है। क्रोनिक रिजेक्शन 6 मंथ्स के बाद में होता है। और फिर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ है कि ग्राफ्ट में ऐसी इम्यूनिटी, होस्ट इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ था कि ग्राफ्ट की सेल्स ही है ना उसको डैमेज कर रही है, ठीक है, तो वो स्किन, इंटेस्टाइन, लिवर वगैरह में डैमेज कर देती है पेशेंट के। तो ये जो जनरल पैथ वाला पार्ट था ये फिनिश होता है, ठीक है। मैं इसमें अगर जो भी एडिटिंग वगैरह होगी, ठीक है, तो वो ऐड करके एक बार एंड में सारे का एक साथ बना दूँगा। अब मैं नेक्स्ट करूँगा सिस्टम में कभी रिकॉर्ड।